वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टेक्नोराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज का हमारा जो ये सेशन है दोस्तों, ये हम जो है जो हमारा पेपर आया है उसका आंसर की आ चुकी है 24 में और 31 में दोनों की आ चुकी है। आज हम लोग 24 मई का जो पेपर है इसमें जो भी क्वेश्चंस थे उसको एक बार सरसरी तौर पर नजर से गुजरेंगे हम लोग। कहीं कुछ चीजें अगर होगी डिस्कस करने लायक तो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज जस्ट हम लोग राइट एंड रॉन्ग देखते चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन आप देखिए, इन फिलेट वेल्ड व्हाट इज द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस यूज फॉर स्ट्रेंथ डिटरमिनेशन अकॉर्डिंग टू आईएस 800 2007 व्हेन एंगल बिटवीन फ्यूजन फेजेस 90 डिग्री। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जब वहाँ पे इस तरीके से अगर परपेंडिकुलर सरफेस अगर आपके मेटल की प्लेट्स का होता है तो यहाँ पर हम जो वेल्डिंग करते हैं टैग वेल्डिंग, वो आपका होता है 0.7 के एस होता है वो, है कि नहीं। तो वही चीज है यहाँ पे, है कि नहीं। तो ये 0.7 साइज ऑफ वेल्ड है ना। साइज ऑफ वेल्ड इज 0.7, वेरी मच करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं। अगले क्वेश्चन में हम जाएंगे। विच यूएसएफडी प्रोब इज यूज टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स इन रेल फ्लैंज। रेल फ्लैंज में डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा प्रोब हम लोग यूज करते हैं रेल फ्लैंज में, अगर कुछ अगर डिफेक्ट है तो दोस्तों यहाँ पर आंसर इन्होंने दे रखा है रेल फ्लैंज में डिफेक्ट डिटेक्ट करने के लिए 0 डिग्री, 45, 30 और 70 में से आंसर दिया गया 70 डिग्री प्रोब दिया गया है। 70 डिग्री का जो प्रोब है वो फ्लैंज में जो है डिफेक्ट वगैरह होता है, खास करके जो आपका जो है फुटिंग, वो आपका जो रेल फुट वगैरह होता है तो वहां पर आप जो है 70 डिग्री का जो प्रोब हुआ करता है आप इस्तेमाल करते हैं। साइड लुकिंग प्रोब बेसिकली हुआ करती है, वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लैंज के डिफेक्ट को निकाल देखने के लिए हम लोग 70 डिग्री की प्रोब इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। एज पर मैनुअल फॉर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑफ रेल सैंडल व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैलिब्रेशन ऑफ यूएसएफडी मशीन। ये हमने पढ़ा था। तो इसमें जो है हमारा कैलिब्रेशन के बारे में पूछा है, वंस इन अ वीक है, सेंसिटिविटी 3 दिन में है, और इस तरीके से जो है, और आपका कैरेक्टरिस्टिक वंस इन अ मंथ होता है। ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इन होल सर्कल बेयरिंग ऑफ लाइन पी क्यू 210 डब्ल्यू ऑफ लाइन क्यू आर 300 डिग्री, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन एंगल एट स्टेशन क्यू। अब दोस्तों अगर इसको जो हमने एक बार इसके पहले सॉल्व भी किया था तो इसके अंदर इन्होंने आंसर दिया 90 डिग्री राइट। इन्होंने किस एस्पेक्ट से राइट दिया है मैं आपको पहले बता देता हूँ। लाइन पीक्यू हो गई, पहले लाइन पीक्यू के बारे में कहा कि लाइन पीक्यू हमारी 210 डिग्री पे है। लाइन पीक्यू समझो ये हो गई 210 डिग्री। ठीक है, ये हो गई पी, ये हो गया आपका क्यू। और क्यू से बाद में आगे क्या किया कि डब्ल्यू सी भी इसका 300 है, तो ये दोनों के बीच में एंगल तो आता है 90 डिग्री। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली देखा जाएगा शेप के आधार पर ये हमें लेफ्ट दिखता है, बट किस एस्पेक्ट से इसको 90 डिग्री राइट लिया गया है, उस पर मैं बात करूंगा जरा। इस पर हम बात करेंगे कि 90 डिग्री राइट क्यों लिया गया, लेफ्ट क्यों नहीं लिया गया। तो इसके पीछे रीजन ये है दोस्तों, वो ट्रावर्स की डायरेक्शन में उन्होंने बात की है। ट्रावर्स की डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो ट्रावर्स आपका पी से शुरू हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके से पी क्यू आर इस प्रकार से, तो पी क्यू आर इस तरीके से आप जाएंगे तो राइट आपको दिखता है। ठीक है, बट यहाँ पर एक एम्बिग्यूटी ये है, इस क्वेश्चन के अंदर एम्बिग्यूटी ये है कि यहाँ पर ट्रावर्स का नाम नहीं दिया गया था कि पी क्यू आर एस या समथिंग लाइक दैट, क्लोज ट्रावर्स। हाँ, बस ये है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले पी आता है, फिर क्यू आता है, फिर आर आता है। ये है, उस हिसाब से राइट आपका आता है। अगर मैं कहूं कि आर क्यू पी भी तो हो सकता है तो मुझे लेफ्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके अंदर एम्बिग्विटी है इस बारे में, है कि नहीं। ठीक है। ठीक है, डिफ्लेक्शन एंगल मतलब वही हो गया ना, वो दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है वो दैट इज डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री राइट इसमें आंसर दिया गया है। वो इसमें ट्रावर्स के बारे में मेंशन नहीं था कि किस दिशा में वो बढ़ रहा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से चलेंगे तो ये राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ एनी सॉइल विल बी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स पी आई एल एल माइनस पी एल, हम लोगों ने किया था, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी किया था, है कि नहीं। लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो वही चीज है दोस्तों यहाँ पर। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी वैसे तो नहीं है दोस्तों, लेकिन ये जरूर है कि इसके अंदर ट्रावर्स डायरेक्शन इज नॉट मेंशन। ट्रावर्स डायरेक्शन इज नॉट मेंशन। तो ये इस वजह से कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना एक स्कोप बन जाता है कि ये कुछ लोगों ने सोचा होगा कि आकार के हिसाब से सोचा होगा, डायरेक्शन उन्होंने मेंशन नहीं की होगी, तो इस वजह से। देखिए 90 डिग्री तो कई लोगों ने आंसर किया है, लेफ्ट में भी किया है, राइट में भी किया है, लेकिन ट्रावर्स की डायरेक्शन क्योंकि दिया नहीं है, मेंशन नहीं किया है, तो थोड़ा सा एम्बिग्यूटी इस क्वेश्चन के अंदर हमारी तरफ से ऐसा लगता है कि हो सकता है।
ठीक है, वन कैन थिंक अबाउट इट कि भाई इसके अंदर हो सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 एक थोड़ा सा एम्बिग्यूटी वाला है। ये नहीं कहूंगा कि ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, बट थोड़ा सा एम्बिग्यूटी इसके अंदर जरूर है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने देखा कि उसमें कुछ एम्बिग्यूटी नहीं है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल के बारे में बात हो रही है, तो इट इज लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फॉर स्मॉल कॉलोनी ऑफ 40 पीपल, सेप्टिक टैंक में भी डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ डिटेंशन पीरियड ऑफ 24 to 48 आवर्स। इसमें भी दोस्तों कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, वो बिल्कुल इसी तरीके से, अगर आप वर्क्स मैनुअल देखेंगे तो ये इसी तरीके से है। तो जब छोटी कॉलोनीज होती है 24 से 48 घंटे का ही डिटेंशन बेसिकली हुआ करता है। जैसे जैसे साइज बढ़ते चला जाएगा तो डिटेंशन पीरियड आपको टैंक बड़ी करनी पड़ती है। डिटेंशन पीरियड क्योंकि डिस्चार्ज ज्यादा आना होता है, उस हिसाब से आप डिटेंशन पीरियड अकॉर्डिंगली वेरी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। When the bolts are subjected to reversal of stresses, द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ जॉइंट बोल्टेड जॉइंट इज। ये तो आपके मैनुअल में भी लिखा गया है, पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी जानते हैं। रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस के लिए एच एस एफ जी बोल्ट, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। चूज द क्लोजेस्ट ऑप्शन एज पर यूनिवर्सल कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ प्लेन आरसीसी फॉर जनरल ब्रिज कंस्ट्रक्शन टॉर्सनल। टॉर्सनल रेजिस्टेंस के बारे में यहाँ पे दिया गया है। Torsional shear stress of rectangular box subjected with outer depth D, outer depth B, and wall thickness TW subjected to torsion shall be approximately। तो ये यहाँ पर दोस्तों इसका फॉर्मूला दिया गया है, जो यहाँ पे दिया है T/2 TW B इंटू डी इंटू टी। ये बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये एक्चुअली इसमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स होने की वजह से ना डबल डबल चीजें दिखती तो कंफ्यूजन होता है। इतना पोर्शन का आप भूल जाइए। तो ये बेसिकली इसका फॉर्मूला है, ये आपका जो है इसको हम लोग अभी ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, मैं सिर्फ यहाँ पे ये बता रहा हूँ, इसका आंसर ये बिल्कुल सही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन सारे रह जाएंगे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑर्थोटोलिडिन सॉल्यूशन इज यूज एज एडमिक्सचर। नहीं, ऑर्थो एडमिक्सचर नहीं। ऑर्थोटोलिडिन आप सभी लोग जानते हैं कि हम जो है क्लोरीन को डिटरमाइन करने के लिए, रेसिडुअल क्लोरीन को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट। यही क्वेश्चन आपके इसके पहले के भी कुछ पेपर में आ चुका है। ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट आपके मैनुअल के अंदर दिया गया है। इसको लोग सिविल का क्वेश्चन भी लेते हैं, लेकिन ये आपके आईआर डब्ल्यूएम का भी क्वेश्चन बनता है, वर्क्स मैनुअल का ही क्वेश्चन है बेसिकली। नेक्स्ट है, a solid circular column of diameter d and length l is pinned at both the ends. If the diameter is doubled while the length remains the same, how does the slenderness ratio changes? ये मैंने आपको सॉल्यूशन करके बताया था इसके पहले के लेक्चर में, आपको अगर ध्यान में होगा, है कि नहीं। तो हमने जो है लैम्बडा क्या होता है, एल इफेक्टिव अपॉन लैम्बडा होता है एल इफेक्टिव अपॉन के इज रेडियस ऑफ गायरेशन, बेस के इज के आपका रेडियस ऑफ गायरेशन है, और के क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ आई बाय ए। स्क्वायर रूट ऑफ आई बाय ए, ये मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बताया था, तो इस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। इसका आंसर बिल्कुल सही है, हाफ हो जाता है बेसिकली। ठीक है, इसमें एरिया के अगर यहाँ दोनों जगह पे आप आई आई क्या आएगा इसका, सर्कुलर कॉलम है तो पाई/64 d⁻⁴ और एरिया क्या आएगा, पाई/4 d²। ये बेसिकल होता है ना, ये अंदर आ जाएगा। ठीक है, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये सब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको इसका के का वैल्यू मिल जाएगा। फिर अगले वाले में आप क्या करेंगे, डी जगह 2d डाल देंगे, तो जब ये 2 हो जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इसका आधा 2 हो जाएगा, तो ये डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे लैम्बडा आपका आधा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट द फ्री एंड। what would be the what will be the shape of bending moment diagram for a cantilever subject to point at the free end। ये तो हमने बताया था कि अगर बेंडिंग कैंटिलीवर बी में एंड पे अगर आपका जो है सिर्फ पॉइंट लोड है तो ट्रायंगुलर होता है उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और आपका ये कैसा होगा, शेयर फोर्स डायग्राम आपका रेक्टेंगुलर हुआ करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्लीपर नंबर्स इन द थ्री पोर्शंस ऑफ अ 1 in 12 फैन शेप टर्नआउट्स। ठीक है, तो ये जो आपका फैन शेप टर्नआउट होता है तो उसके अंदर जो इसके अंदर जो पोर्शंस हुआ करते हैं बेसिकली स्विच लीड एंड क्रॉसिंग। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ये आपका है स्विच नंबर 1 से 12। टोटल क्या देखिए, इसमें ये ध्यान में रखना कि 1 in 12 आपसे पूछा है, तो 1 in 12 में कितने स्लीपर हुआ करते हैं, टोटल 96 हुआ करते हैं। ब्रेकअप कैसा है, अप्रोच के 5 स्लीपर, फिर बाद में आपके टर्नआउट के बेसिकली 83 होते हैं, और उसके बाद में चार चार एग्जिट, चार चार एग्जिट होते हैं बराबर। तो जब इनको मिलाएंगे आप तो आपको टोटल 96 मिलते हैं।
ये है। तो ये आपका जो टर्नआउट के स्लीपरों की बात की तो यही होता है। तो इसके अंदर ब्रेकअप है वन एक से लेके 20 तक स्विच का होता है। 21 to 64 आपका लीड का है, और क्रॉसिंग का 65 to 83। अब इसके अंदर 85 और 81 तो होगा ही नहीं, अगर किसी को इसके बारे में सोचना, बस इन दोनों के बारे में था कि ये एक से स्विच वाला पोर्शन कहाँ तक है, ये वाला कहाँ तक, बस इतना ही सोचना था और कुछ भी नहीं सोचना था। तो ये इसका करेक्ट आंसर, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, joggle fish plates with far and bolt shall be provided on 80 wells which have undertaken traffic equal to or more than कितना है। तो आप जगह जगह पे आपने पढ़ा है कि 50% से ज्यादा जहां पर भी आपका लाइफ हो जाती है, ट्रैफिक कैरी कर लिया जाता है 80 वेल, वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, जॉगल फिश प्लेट लगानी पड़ती है। करेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड हाइट ऑफ फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट टू अवॉइड सेग्रीगेशन। ये आपको आईएस 456 में दोस्तों मिल जाएगा। आईएस 456 में आपको मिल जाएगा कि भाई मैक्सिमम फ्री फॉल 1.5 मीटर का है ना। 1.5 मीटर से ज्यादा हाइट से आप कंक्रीट को फ्री फॉल नहीं करेंगे, अदरवाइज सेग्रीगेशन उसके अंदर देखने को आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन IRPWM for formation, which of the following is not suggested as remedial measures for problem of seasonal variation in moisture in formation top in expansive soil causing alternate heaving shrinkage of formation। तो इसका आंसर है दोस्तों प्रोविजन ऑफ सब बैंक। यानी कि क्या कहा, IRPW के हिसाब से सीजनल वेरिएशन मॉइस्चर कंटेंट वगैरह का होता था, अगर एक्सपांसिव सॉइल है तो अल्टरनेट हीविंग वगैरह होता है, तो उसके लिए जो है क्या जो है सजेस्टेड रेमेडियल मेजर नहीं है। यानी कि इसमें ये है कि जो आपकी वर्क्स में ये पीवे मैनुअल में जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं उनमें से ये दिया गया है, रिड्यूस थिकनेस ब्लैंकेट विद प्रोविजन ऑफ जियोग्रिड ये दिया गया है, ब्लैंकेट ऑफ सुटेबल थिकनेस ये भी दिया गया है, और नॉन वोवेन जियो टेक्सटाइल मेंशन किया है। प्रोविजन ऑफ सब बैंक करके मेंशन नहीं किया गया, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर यही है, क्योंकि पूछा क्या, इट इज नॉट विच इज नॉट सजेस्टेड। ठीक है। कोई एम्बिग्यूटी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। एज पर IS 2386 पार्ट 3 1963, ये किसका कोड है, वाटर एब्जॉर्प्शन का है। ठीक है। तो इसके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन प्लस बलास्ट, अभी हमने बलास्ट स्पेसिफिकेशन हमने पढ़ा ही था, उसके अंदर आप सभी जानते होंगे, है कि नहीं। तो उसके अंदर कितना है कि बगैर कोई लाइक एग्जेम्पशन के, कोई रियायत के, कितना आंसर ये 11 नहीं है, 1 है। आंसर क्या है इसका, 1%। 1% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। और विथ रिलैक्सेशन अप टू 2.5% था, बट इट शुड नॉट एक्सीड दैट एज वेल। तो इसका 1% है, ये सभी को इसका आंसर पता होगा। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंटरसेक्शन मेथड इन सर्विंग इज प्रिफर्ड व्हेन। सर्विंग में इंटरसेक्शन मेथड हम कब प्रिफर करते हैं, अभी हम आपको बताया था कि सर्वे जब हम पढ़ते हैं तो सर्वे के अंदर आपको प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के अंदर एक होल टू पार्ट आता है, दूसरा क्या आता है कि कोई भी पॉइंट को एस्टैब्लिश करना है आपको, तो आपको मिनिमम क्या होने चाहिए, दो रीडिंग्स आपके पास होनी चाहिए, या तो दो एंगल हो आपके पास, या तो आप दो डिस्टेंस आपके पास हो। ठीक है। तो यहाँ पर कहा कि इंटरसेक्शन मेथड इज यूज प्रिफर्ड व्हेन। इंटरसेक्शन मेथड बेसिकली होता क्या है, इंटरसेक्शन मेथड बेसिकली होता क्या है, देखो एक तो होता है कि आपने टेपिंग कर दिया, आप टेप से मेजर करें, और दूसरा है डिस्टेंस। इंटरसेक्शन मेथड बेसिकली क्या होता है कि मैंने यहां से एक लाइक एरो मार्क कर दिया, सपोज समथिंग लाइक दिस। हमने यहाँ से एक एरो ले लिया और हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है। जहां पर ये दोनों आके मिल जाएंगे, जहां पर दोनों आके मिल जाएंगे, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। हम वहां पे से क्या क्या आगे जाके क्या करते हैं, पॉइंट को एस्टैब्लिश कर लेते हैं, है कि नहीं। ये यहाँ से और ये यहाँ से, ये बिल्कुल एस्टैब्लिश हो जाता है। तो ये डिस्टेंस कैनॉट बी मेजर्ड, बिल्कुल सही है। ये आमतौर पर कब होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज कोई वाटर बॉडी है, रिवर है, समथिंग है, और उसके पार आपको करना है, तो यहाँ पर ये बेस्ट तरीका होता है कि यहाँ से और यहाँ से दोनों तरह की करें, जहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा वो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूलर्स बकलिंग फॉर्मूला इज वैलिड ओनली इफ द क्रिटिकल स्ट्रेस इज लेस देन और इक्वल टू द प्रोपोर्शनल लिमिट ऑफ द मटेरियल। अगर आप लोगों में से किसी ने ध्यान दिया होगा तो हमने जब कॉलम का जो हमारा जो टेस्ट वगैरह था उसके अंदर ये था, बेसिकली कॉलम से रिलेटेड जो थे ना, इसमें ये क्वेश्चंस थे। यूलर्स बकलिंग फार्मूला इज वैलिड ओनली इफ द क्रिटिकल स्ट्रेस इज लेस देन और इक्वल टू द प्रोपोर्शनल लिमिट ऑफ द मटेरियल। ठीक है। यानी कि वो क्या है, आपका जो है इलास्टिक मीडियम तक ही, बेसिकली इसको ऐसा कह सकते हैं कि क्रिटिकल स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट है, नॉट बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, है कि नहीं। तो ये यहाँ पर इसका आंसर है, लेस देन और इक्वल टू द प्रोपोर्शनल लिमिट ऑफ द कॉलम बोल सकते थे इसको, या ये कह सकते थे कि आपका विद इन इलास्टिक लिमिट कह सकते थे। घुमा के उन्होंने बात की इसमें, लेकिन आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी डिजाइन फॉर द फॉलोइंग।
मिनिमम रेसिडुअल प्रेशर एट फेरियल पॉइंट फॉर 3 स्टोरी बिल्डिंग, यानी कि 3 मंजिला एक बिल्डिंग है, 3 माले की कोई बिल्डिंग है सपोज, इस प्रकार से कोई बिल्डिंग है, और यहाँ पे से इसको जो सप्लाई करना है, वाटर सप्लाई करना है हमें, उसका जो पाइपलाइन है, तो इस पे फेरियल पॉइंट, यानी कि यहाँ जहां से भी पाइपलाइन आ रही है, तो इसके इस पॉइंट पर डिस्चार्ज करेंगे, अगर यहाँ से अगर हमने इसको ओपन कर दिया, तो ये प्रेशर के बारे में बात चल रही है कि ये कितना प्रेशर तक उसको चाहिए, कितना होना चाहिए। तो कहा वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी डिजाइन फॉर द फॉलोइंग मिनिमम रेसिडुअल प्रेशर। हमने आपको न्यू मैनुअल ओल्ड मैनुअल दोनों से आपको दिखाया था जब हम एनालाइज कर रहे थे बीच में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में, तो 17 मीटर इसका आंसर नई और पुरानी मैनुअल दोनों से है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अंदर जो है कुछ लॉसेस वगैरह बेंड्स वगैरह को भी कंसिडरेशन में लेके 17 मीटर है। ठीक है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। As per IRPDM, which of the following location does not require provision of joggle fish plates on normal एटी वेल्ट? किन जगहों पर हमें साधारण एटी वेल्ट के ऊपर जॉगल पट्टी बांधने की जरूरत नहीं पड़ती? एक तो अभी हमने देखा कि 50% के ऊपर बांधा, लेकिन साधारणतः कौन सी जगह ऐसी है जहां पर बांध, देखिए कुछ हमारे जो प्रोमिनेंट लोकेशंस है, जिसको हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल लोकेशंस है, वहां पर हम लोग जो है वेल्डिंग अच्छी भी होती है तो बांधते हैं हम लोग नॉर्मल एटी वेल्ट पर भी। तो वो जगह कौन सी है? यहाँ पे पूछा है कि कौन सी जगह नहीं है, डज नॉट रिक्वायर पूछा, घुमा के पूछा है। तो ऑन कर्व शार्पर देन 3 डिग्री, यस वी डू, लाइक वहां पे हम बांधते हैं। इसी तरह हाइट एम्बैंकमेंट मोर देन 5 मीटर, वहां भी हम बांधते हैं। और जहां पर 50% ज्यादा लाइफ, अभी यही क्वेश्चन यही पेपर में क्वेश्चन पूछा था, मोर देन 50%, यहाँ पर भी है। तो 30 मीटर टर्नआउट के पॉइंट एंड क्रॉसिंग के 30 मीटर आइदर साइड में ऐसा बांधने का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, यहाँ पर आपका ग्रेडियंट यहाँ तक फैक्टर है, ये सब चीजों के बारे में मेंशन हुआ है कि कोई ग्रेडियंट वगैरह चेंज ना हो, लेकिन वहां पर पट्टियां बांधने के बारे में कोई चीज नहीं दी गई थी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे हम लोग। एज पर इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल रिगार्डिंग टनल सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों अगर आप ब्रिज मैनुअल पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा, तो उसके अंदर बहुत ही क्लियरली जो है, देखिए कुछ चीजें तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी, इसके बारे में उन्होंने मेंशन किया है। इसके बारे में मेंशन किया है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स और क्रैक्स विद सीपेज लाइट मे बी सील्ड बाय चिपिंग द क्रैक इन द फॉर्म ऑफ अ वी एंड कॉकिंग विद लेड वूल एंड बाय गनेटिंग। ये करना होता है, ये करना होता है, हमने आपको पढ़ाया भी था। नेक्स्ट ये भी कहा था कि leaks generally occur at construction joints crack that have developed in the lining honeycomb sections of concrete and joints of brick और stone lining, ये भी बात हुई थी, इस पर भी बात हुई थी। और तीसरा ये है वाटर लीकेज यूजुअली अकर्स नियर द पोर्टल, ये भी मेंशन किया गया है। अगर कोई चीज के बारे में नहीं है तो वो ये है कि फॉर करेक्शन ऑफ लीकेज इन टनल फॉर मेसनरी लाइन टनल्स इट इज बेटर टू सील द वाटर एट द बैक ऑफ द टनल लाइनिंग। अब दोस्तों यहाँ पर बात ऐसी है कि दिस कैन बी अ सॉल्यूशन, दिस कैन बी अ सॉल्यूशन, ठीक है, लेकिन ये मैनुअल में नहीं है, इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल। यहाँ पर क्या कहा, फॉर करेक्शन ऑफ लीकेज इन टनल फॉर मेसनरी लाइन टनल इट इज बेटर टू सील द वाटर एट द बैक ऑफ द टनल लाइनिंग, यानी कि जो टनल लाइनिंग के पीछे जो भी गैप होगा वहां ग्राउटिंग करके हम लोग उसको सील कर दें। ठीक है नहीं? तो ये एक सॉल्यूशन जरूर है, बट क्योंकि उन्होंने पूछा है कि ब्रिज मैनुअल के रेफरेंस से पूछा है, तो दिस इज नॉट मेंशन ओवर देयर, दिस इज नॉट मेंशन। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। यानी थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला था, बट वी कैनॉट चैलेंज बिकॉज दे हैव वेरी क्लियरली मेंशन इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल, उन्होंने कहा है, तो उसमें इसके बारे में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल रिइंफोर्समेंट इन आरसीसी वॉल शुड नॉट एक्सीड, ये बिल्कुल क्लियर दिया गया है आपके आरसीसी वॉल के लिए, आपको इसमें से मिल जाएगा आपका आईएस 456 में से 3 टाइम्स द थिकनेस ऑफ वॉल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज पर्पस और एडवांटेजेस ऑफ रेल गार्डिंग एज पर द रेलवे ट्रैक मशीन, आईआरटीएमएम बेसिकली। तो वो आप सभी जानते हैं, रेल की लाइफ बढ़ती है और रेल गार्डिंग से जो है डैमेज भी, रोलिंग कॉन्टैक्ट फटीग जो आपका कम हो जाता है, और रेल गार्डिंग जो है कोरुगेशन भी निकालती है, लेकिन उससे ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता। देखो ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, तो डिरेलमेंट होगा, देयर बाय रिड्यूस डिरेलमेंट प्रूवनेस, ये रॉन्ग दिया है। ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ता नहीं है, कम होता है रेल ग्राइंडिंग करने से। ठीक है। तो ये वाला आंसर है उसका। नेक्स्ट है हमारा विच मशीन आर प्रोवाइड विद एएलसी, आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा अगर ट्रैक मशीन मैनुअल में, तो हम लोग उसके अंदर जो है
एएलसी और बाकी भी बहुत सारी चीजें चैप्टर के लास्ट में दी गई है कि नहीं। तो उसके अंदर और एएलसी यानी कि ऑटोमेटिक गाइडिंग कंप्यूटर करके होता है। तो वो बेसिकली मशीन खुद ही से पैरामीटर्स वगैरह लेने के बाद में सजेस्ट करती है टैंपिंग उसके बारे में। वो टैंपिंग मशीन में होता है, बाकी कोई मशीन में फीचर नहीं है। तो आंसर बिल्कुल सही है, टैंपिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रूफ्स आर यूज्ड फॉर यूएसएफडी टेस्टिंग और रेल बाय डीआरटी डबल रेल टेस्टर में इनमें से कौन सी प्रोब होती है? तो दोस्तों यहाँ पर किसी को अगर थोड़ा यूएसएफडी का आइडिया होता तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आपके किसी भी एसआरटी या डीआरटी के अंदर 45 डिग्री की प्रोब नहीं लगती। 45 डिग्री की प्रोब आप जो है टैंडम रिग वगैरह होता है तो उस सब में आप इस्तेमाल करते हो। आप किसी भी एसआरटी या डीआरटी में 45 डिग्री की प्रोब लगाते ही नहीं हो। तो सब जगह पे यहाँ पर 45 दिया है, 45 दिया है, 45 दिया है कि नहीं। तो इस वजह से ये सारे के सारे गलत हो गए और ये आपका सही है। 0 डिग्री 70 डिग्री क्या सीक्वेंस होता है? 0 डिग्री की प्रोब हुआ करती है एक, उसके बाद में 70 डिग्री की 6 हुआ करती है, टोटल हो गया 7। और बोल्ट क्रैक के लिए 37 डिग्री की 2, टोटल 9। इस तरीके से एसआरटी में होते हैं। और अगर बात करेंगे डीआरटी की तो मल्टीप्लाई बाय 2, 9 2 से 18। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन टी बीम एनालिसिस इन आरसीसी, ये मैंने दोस्तों आप लोगों को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में बता दिया था कि व्हेन एक्सयू इज लेस देन डीएफ ना। ये मैंने आपको बताया था कि जब एक्सयू लेस देन डीएफ वगैरह रहेगा टी बीम के अंदर, टी बीम के अंदर अगर आपका एक्सयू डीएफ के अंदर यानी कि ये जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है ये अगर इसके अंदर आ गया। एक्सयू क्या है? आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द कंप्रेशन जोन ऊपर से। और डीएफ क्या? डेप्थ ऑफ फ्लैंज। अगर ये इसके बाहर होगा तो आप उसको बीम को अलग से डिजाइन करेंगे, लेकिन व्हेन इट इज इनसाइड इट तो हम लोग इसको कैसे डिजाइन करते हैं? इसको हम एक बीम ऑफ विड्थ ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज जो इसका होगा उसके बराबर डिजाइन करते हैं। ठीक है। तो रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ बीएफ के हिसाब से हम इसको डिजाइन करते हैं, यानी ऊपर का ही कंप्रेशन जोन लेते हैं, नीचे का पार्ट जो है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का क्योंकि टेंशन आएगा तो हम इग्नोर करते हैं। ठीक है। तो आंसर इसका बिल्कुल ही सही दिया गया, रेक्टेंगुलर बीम। आंसर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एज पर इंडियन ब्रिज मैनर फॉर आर्च ब्रिजेस रिप शॉर्टनिंग विल कॉज, मैंने आपको ये भी बताया था मेमोरी बेस के अंदर रिप शॉर्टनिंग के बारे में। रिप शॉर्टनिंग जब होती है तो उसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि आपको जो फेस से दिख जाता है आपको ना, ये आपका आर्च का रिंग है, ये आपकी आर्च की रिंग है इस प्रकार से। और इसके ऊपर आपकी लगी है स्पैंड्रेल वॉल। ठीक है। तो इनका जो जंक्शन है यहाँ से सेपरेशन दिखने लगा, यानी बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है, आप ये समझिए कि ये हमारी आर्च है ना। आर्च रिंग जो है वो होती है ना, ये उसकी आर्च रिंग है और फिर यहाँ से आपकी कॉलम्स वगैरह रहेंगे, समथिंग लाइक दिस। ऐसा होता है बेसिकली, परफेक्ट अगर जाएंगे तो ये जो पोर्शन ऊपर का स्पैंड्रेल वॉल है। तो जब क्या होता है कि जब रिप शॉर्टनिंग होती है तो रिप शॉर्टनिंग होती है तो क्या होगा कि रिप शॉर्टनिंग का मतलब ये है कि दिस थिंग इज कमिंग डाउन। व्हेन दिस थिंग विल कम डाउन तो डेफिनेटली यहाँ से जो है दरारें पैदा होगी। तो वो आपको कहाँ से दिखेगा? आपको फेस से दिखेगा। द क्रैक्स ऑन द फेस ऑफ द ब्रिज एट द जंक्शन ऑफ स्पैंड्रेल एंड आर्चरिंग। स्पैंड्रेल आर्चरिंग का जो जंक्शन है वहाँ पे क्रैक्स दिखने मिलेगा, इसका मतलब रिप शॉर्टनिंग हो रही है और इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, सेपरेशन होगा। नेक्स्ट है द रिएक्शन टाइम फॉर एटी वेल्ड, बहुत इजी क्वेश्चन, 20 प्लस माइनस 3 सेकेंड। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 in 12 टर्नआउट का रेडियस, वो भी अप्रोक्सीमेटली 441, बहुत ही इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच क्रॉस सेक्शनल शेप इज मोस्ट हाइड्रोलिकली एफिशिएंट, इसका आंसर दोस्तों एग शेप्ड है। इसका आंसर एग शेप्ड है। ये आपका जो है आपका कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। एग शेप्ड बेसिकली जो होता है सबसे हाइड्रोलिकली एफिशिएंट शेप हुआ करता है सीवर के लिए। ठीक है, एग शेप्ड सीवर इज मोस्ट हाइड्रोलिकली एफिशिएंट। ठीक है, खास के लिए जो हाई वेरिएबल फ्लो रेट हुआ करता है जहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा, अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज इन रेल टेस्टिंग आर। देखो ये क्वेश्चन दोस्तों वैसे बहुत क्लियर है, लेकिन जो वर्ड्स उन्होंने यूज किए इसमें लोग जरा कंफ्यूज हो गए। कि जैसे कि आप यहाँ देखें कि इंफ्रारेड वेव्स कहा, तो इसमें तो इंफ्रारेड वेव्स तो नहीं होगा ना, ये तो नहीं होगा। अल्ट्रासोनिक वेव्स बेसिकली दीज आर साउंड वेव्स। अब इन्होंने क्या लिखा? ऑडिबल साउंड वेव्स। तो हमारी जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को नॉर्मल ईयर्स कैनॉट हियर, उसको सुन नहीं सकते, इसलिए ऑडिबल नहीं होगा।
अब बचा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और दूसरा मैकेनिकल वेव्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ये जो है मैकेनिकल वेव्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। तो दीज आर जनरली मैकेनिकल वेव्स। आपका लॉन्जिट्यूडनल और शेयर वेव्स बेसिकली हुआ करती है, तो ये जो है आपका मैकेनिकली प्रोड्यूस वेव्स ही हुआ करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर इसका मैकेनिकल वेव्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, which of the following statement best describe the general location and foundation required for drop walls and curtain walls in bridge construction? consider erodible strata। ये तो मैंने आपको कई बार पढ़ाया दोस्तों, है कि नहीं? मैंने आपको कई बार पढ़ा है कि ड्रॉप वॉल आपका कहाँ होता है। पहले कर्टन वॉल आता है, फिर आपका फ्लोरिंग आता है, बाद में आपका क्या है, ड्रॉप वॉल आता है। याद होगा अगर आप लोगों को जरा कुछ भी। तो हमें ये हमारा जो है ब्रिज का ऊपर का पार्ट साइड से पैरापेट बना है, तो आपको इमेजिन करने को आसान रहेगा। तो इसमें हमने आपको बताया था कि पहले कर्टन वॉल आती है, फिर आपकी फ्लोरिंग आती है, बाद में ड्रॉप वॉल आती है। इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट हुआ करता है। ये आपका पानी वगैरह समझो यहाँ पे से इस तरीके से ये आपका बेड वगैरह लेवल आपका ले लिया जाएगा यहाँ पे। रिवर बेड वगैरह जो भी होगा ये। तो ये आपका कर्टन वॉल का पानी ऐसा बह रहा है, ये मेन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। पानी ऐसा बह रहा है, तो पहले आपका आएगा कर्टन वॉल, बाद में फ्लोरिंग सिस्टम, और उसके बाद में आएगा आपका ड्रॉप वॉल। हमसे क्या पूछा है उन्होंने, देख लेते हैं कि क्वेश्चन। ड्रॉप वॉल से जनरली ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द ब्रिज, तो मैंने क्या कहा कि डाउनस्ट्रीम में रहेगा। ये रॉन्ग हुआ। दूसरा, कर्टन वॉल से जनरली ऑन द डाउनस्ट्रीम ऑफ द साइड, डाउनस्ट्रीम में कर्टन वॉल का। तो ये भी तो रॉन्ग हो गया ना, डाउनस्ट्रीम में हम लोग कहाँ दे रहे हैं, अपस्ट्रीम में दे रहे हैं। कर्टन वॉल्स आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ द ब्रिज ओपन फाउंडेशन। ये थोड़ा इसको घुमा फिरा के उसी चीज को इरोडेबल स्टार्टअप बोला है ओपन फाउंडेशन का ये। यहाँ पर ड्रॉप वॉल्स आर जनरली प्रोवाइड, जैसे मैंने आपको बताया, पहले कर्टन वॉल, फिर फ्लोरिंग सिस्टम, फिर ड्रॉप वॉल। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, ये कई बार हमने आपको पढ़ाया है इस चीज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर कंसोलिडेशन लेयर, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल लेयर का मतलब क्या है? ओसीआर, अगर आपको याद होगा तो हमने इसके ऊपर एक एमसीक्यू भी रखा हुआ है, हमारे हाथ में आपको मिलेगा। तो वहाँ पे ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो के बारे में मेंशन किया था, सॉइल लेयर कंसोलिडेटेड विद हायर लोड, लोड हायर देन करंटली अप्लाइड प्रेशर, यानी कि जो उसमें एक्चुअल प्रेशर उसको आ रहा है, उससे ज्यादा प्रेशर पे उसको हमने क्या किया है, ये कंसोलिडेट कर दिया, तो इसलिए उसको हम कहते हैं ओवर कंसोलिडेटेड। यहाँ पर आप बात करेंगे तो यहाँ इन्होंने कुछ परसेंटेज दे के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। लेकिन जिसने इसका डेफिनेशन बेसिकली पढ़ा होगा वो ये समझ सकता है। यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन बी और डी के अंदर लोगों को कंफ्यूज किया है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर कहा है सॉइल लेयर कंसोलिडेटेड विद लोड हायर देन द एक्सपेक्टेड प्रेशर। यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रेशर के बारे में बात करें, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रेशर के बारे में नहीं है, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल लेयर का है ना, तो अप्लाइड प्रेशर से ज्यादा कंसोलिडेट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, IS 456 लिमिट द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील प्राइमरी इन ऑर्डर टू। अच्छा, इसके अंदर बहुत लोगों ने मुझसे पूछा इसके बारे में कि सर इसका ब्रिटल फेलियर ड्यू टू क्रशिंग होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बेसिकली जो है ना, अगर आप IS 456 देखेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील जो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से है कि कंजेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जितना रिइंफोर्समेंट आपका बढ़ते चला जाता है, ठीक है, रिइंफोर्समेंट आप ज्यादा डालना कोई दिक्कत नहीं हो, तो आप लोड के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से आप डालेंगे। लेकिन यहाँ पर ओवर कंजेशन की वजह से क्या हो जाता है कि कंक्रीट जो है, आपके जो इंटरस्टाइसेस होते हैं रिइंफोर्समेंट के बीच में, सफिशिएंट पेस्ट नहीं हो पाता है, वो मूव नहीं हो पाता है, तो वहां पर क्या होता है, सेग्रीगेशन देखने को मिलता है, फिर बाद में वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनता है। इस वजह से मैक्सिमम लिमिट ऑफ टेंसाइल टेंसाइल रिइंफोर्समेंट के बारे में हमारे मैनुअल में इसके बारे में इस पर बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर रीअलाइनमेंट ऑफ कर्व एज पर IRPW स्ट्रिंग लाइनिंग मेथड। भी हमने आपको पूरा इसको एनालिसिस भी इसका समझाया था। तो इसमें क्या होता है, सेकंड समेशन होता है, फर्स्ट समेशन एक बार होता है, उसके बाद सेकंड समेशन होता है ना। तो यहाँ पे क्या कहा, रीअलाइनमेंट ऑफ कर्व में बेसिकली स्ट्रिंग लाइनिंग में क्या करते हैं, द सेकंड समेशन ऑफ वर्साइन डिफरेंस बिटवीन प्रपोज वर्साइन एंड एग्जिस्टिंग वर्साइन, वो हम लोग करते हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल, व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स इन ब्रिज वर्क। ये मैंने आपको ऑलरेडी दोस्तों दिखा दिया था आपके इसमें व्हाट वी से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर M35 मैंने आपको दिखाया था ना। मैंने कंक्रीट ब्रिज कोड से आपको दिखाया था।
कॉन्क्रीट ब्रिज कोर्स से आपको दिखाया था, तो मिनिमम ग्रेड जो है आपका जो है पीएससी में, क्योंकि यहाँ पर कोई उन्होंने कंडीशन नहीं दी है, कोई भी कंडीशन नहीं दी है कि भाई एनवायरमेंटल कंडीशन कैसा है, सीवियर है, वेरी एक्सट्रीम है, माइल्ड है, क्या है, नथिंग इज मेंशन। तो इस हिसाब से जो है दैट इज आंसर इज M35, लोवेस्ट ग्रेड बेसिकली यही है। ठीक है, M35। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर पेंटिंग ऑफ थर्मिट वेल्ड एज पर IRPWM? इनमें से क्या सही नहीं है? इन सर्विस पेंटिंग ऑफ थर्मिट वेल्ड शुड बी कैरिड आउट एज पर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। इनकी क्या फ्रीक्वेंसी यहाँ कुछ दी है, इसमें से कौन सा वाला गलत है? पहला कहा है कि आप जितनी भी थर्मिट वेल्ड है उसको 2 साल में पेंट करेंगे। दूसरा कहा कंडीशन बेस्ड एट लोकेशन विच आर प्रोन टू सीवियर करोजन एज डिसाइड सिटी, ये बिल्कुल सही है। एवरी ईयर एट लोकेशन प्रोन टू करोजन, ये भी सही है। वंस इन 4 years नॉट प्रोन टू करोजन, तो वंस इन 2 years जो है आपका आंसर रॉन्ग हुआ। ठीक है, ठीक है, आगे बस समझ में। ओके, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्पेसिफिक एरर इज नॉट एलिमिनेटेड बाय टेकिंग बोथ फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशन विद द theodolite? हम लोग फेस लेफ्ट एंड फेस राइट theodolite का कब लेते हैं दोस्तों? फेस लेफ्ट फेस राइट का हम लोग कब करते हैं? आप जब आप वर्टिकल एंगल जब लेते हैं, जब आप वर्टिकल एंगल लेते हैं, तो एक बार आपको बताया गया है कि जब आपका बबल ट्यूब ऊपर रहता है तो वो फेस लेफ्ट में होता है, फिर बाद में आप उसको इन्वर्ट करते हैं, तब आप देखते हैं तो बबल ट्यूब नीचे चला जाता है, वर्टिकल सर्कल पहले लेफ्ट में होता है, वो बाद में वो राइट में हो जाता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इस जो प्रोसीजर है फेस लेफ्ट फेस राइट से, कौन सा एरर एलिमिनेट नहीं होता? तो यहाँ पर जो एलिमिनेट होता है वो है एरर ड्यू टू एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द वर्नियर। दूसरा एरर ड्यू टू लाइन ऑफ, यानी कि जो वर्नियर फिक्स हुई है C और D, वो एक अगर एक्सेंट्रिक अगर थोड़ी सी भी है तो वो एक एरर प्रोड्यूस होता है। जब आप फेस लेफ्ट फेस राइट लेते हैं तो वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, ओके। और उसके बाद में लाइन ऑफ कॉलिमेशन अगर परपेंडिकुलर नहीं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होगी उससे परपेंडिकुलर, तभी हो जाता है। और ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, ये भी। लेकिन जो है आपका एरर ड्यू टू नॉन वर्टिकलिटी ऑफ द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वर्टिकल नहीं है, वो एरर यहाँ पे एलिमिनेट नहीं होता है। ठीक है, वो एरर यहाँ पे एलिमिनेट नहीं हो पाता। ओके, मुझे भी बेसिकली इसका फॉर्मूला वगैरह क्या है, RDSO RBF16 क्या है, हाँ वो सब देखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इसमें किसी ने अटेम्प्ट किया कि कोई दिक्कत थी, ऐसा कुछ है क्या जो लोग यहाँ पर हैं? मुझे लगता है अक्सर लोगों ने ये क्वेश्चन छोड़ ही दिया, जहां तक मैं समझता हूँ, क्योंकि दूर दूर तक हमने इसको हाथ लगाया नहीं है। हाँ, यहाँ ये देखिए, ये फॉर्मूला पता होने की बात थी ना, ये वाला पिछले साल क्वेश्चन में ये आया था अपना, पिछला जो पेपर हुआ था ना, मेरे ख्याल से 70% में था कि किसमें तो था, और उसमें थोड़ा सा उन्होंने डेसिमल्स में आगे पीछे कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली है। ठीक है, इसको बाद में देख लिया जाएगा। पॉइंट प्लस C, I इंटेंसिटी, A कैचमेंट एरिया दिया गया है, A भी दिया है, अच्छा। ठीक है, एनीवेज दोस्तों, इसको हम बाद में एनालाइज करेंगे। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 42 को हम बाद में एनालाइज करेंगे। हाइड्रोग्राफ के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि वाई एक्सिस पे डिस्चार्ज होता है, एक्स एक्सिस पे टाइम होता है ना। हाइड्रोग्राफ इस प्रकार से आपका हुआ करता है, समथिंग लाइक दिस ना। तो ये टाइम आपकी एक्स एक्सिस पे हुआ करती है और वाई एक्सिस पे आपका क्यू हुआ करता है ना। तो एक हाइड्रोग्राफ हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 44। प्लेटफॉर्म अगर हमको बनाना है और उसके लिए जो है ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह सबके बारे में था, ये हमने आपको मेमोरी बेस में क्वेश्चन में सॉल्व करवाया था, आंसर आपको मिला था इसका ₹5,000। तो बिल्कुल करेक्ट है ये, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टी बीम हैज अ सेक्शन मॉडुलस ऑफ जेड, जेड दिया गया है। अब मैंने जैसे आपको कहा कि फ्लेक्सर इक्वेशन आपको उसका M/I इक्वल सिग्मा बाय वाई इक्वल्स E/R, इसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें Z दिया गया है ना। व्हाट इज Z? व्हाट इज Z? कोई बताएगा? Z क्या है?
सेक्शन मॉडुलस, व्हाट इज दैट? आई बाय वाई, इट इज नथिंग बट आई बाय वाई। सेक्शन मॉडुलस है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा, इसको अगर ऐसा लिखूं कि m इक्वल्स, इसको छोड़ देते हैं, ये पार्ट छोड़ देते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आई बाय वाई इंटू सिग्मा। तो z इंटू सिग्मा करना था आपको, z और सिग्मा आपको करना था, z इंटू सिग्मा। सिग्मा आपको दिया 160 दिया है ना, z इंटू सिग्मा आपको करना था। बस खाली यहाँ पे ध्यान आपको यूनिट्स का देना है और कुछ भी नहीं करना है। ये एमएम में है, ये एमपी यानी न्यूटन पर स्क्वायर एमएम हुआ करता है। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, हाँ वाई का बारे में मैंने दे दिया, जेड में वाई क्या होता है, डी बाई 2, हाँ बराबर। नहीं, जेड आई बाय वाई ही होता है। हाँ, वाई इज डी बाई 2, वाई इज डी बाई टू बराबर है, वाई इज डी बाई 2 करेक्ट। ठीक है। तो ये आपका इतना करना था खाली, जो जिसको ये फॉर्मूला पता होगा उसने किया होगा। आंसर मैंने हमने किया था इसको सॉल्व पहले भी। इसका आंसर 9.6 वेरी मच करेक्ट है, इसमें कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अटरबर्ग्स लिमिट्स ऑफ सॉइल सैंपल सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अटरबर्ग्स लिमिट ऑफ सॉइल सैंपल डिटरमाइन करने के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? Flow curve is required to be drawn to determine liquid limit. Atterberg limits are the main strength parameter of soil in Mohr Coulomb mode. मोहर कुलम का अटरबर्ग से लेना देना नहीं है दोस्तों, पहली बात, ये वाला तो गया। नेक्स्ट, अबाउट 3 mm डायमीटर ऑफ सॉइल थ्रेड इज रोल्ड ऑन अ फ्लैट नॉन पोरस ग्लास सरफेस टू डिटरमाइन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये हम लोग किसके लिए करते हैं दोस्तों? और ये जो 3 mm का थ्रेड हम बनाते हैं किसके लिए करते हैं, कौन सा टेस्ट होता है हमारा? सॉइल आपका मोल्डेबल है कि नहीं उसके लिए होता है ना, मॉइस्चर कंटेंट किस पे सॉइल आपकी क्रम्बल होने लगती है कि नहीं, वो उसके लिए हो गया। नहीं, और उसके बाद में है लिक्विडिटी इंडेक्स इज द मॉइस्चर कंटेंट एट विच सॉइल कंप्लीटली लूजेस इट्स रेजिस्टेंस टू शियर डिफॉर्मेशन। इसको जरा एट्रोबिक लिमिट को हम जरा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा एटरबर्ग लिमिट के बारे में हम बात करेंगे तो एटरबर्ग लिमिट बेसिकली जो है यहाँ पर आपका क्या होता है कि आपका मॉइस्चर कंटेंट एक्स एक्सिस पे होता है, वॉल्यूम आपका सॉइल का जो है वाई एक्सिस पे होता है। इसके ऊपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फॉर लाइक मॉइस्चर कंटेंट के हिसाब से क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें अलग अलग स्टेज है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक एंड लिक्विड से। ठीक है, तो प्लास्टिक अभी देखो, बाउंड्री बिटवीन सेमी सॉलिड एंड सॉलिड इज श्रिंकेज लिमिट, बाउंड्री बिटवीन प्लास्टिक एंड सेमी सॉलिड इज प्लास्टिक लिमिट, बिटवीन लिक्विड एंड प्लास्टिक इज लिक्विड लिमिट। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर है। ठीक है, अब ज्यादा डिटेल में हम बात पढ़ तो नहीं पाएंगे इस पे हम लोग, बस हम लोग इतना बात करेंगे। लिक्विड लिमिट टेस्ट हमारा है, ये कैसे कैंडे apparatus जो होता है उसके अंदर आप मिक्स बना के आप करते हैं। तो लिक्विड लिमिट बेसिकली क्या होता है कि द स्टेज एट विच सॉइल जस्ट अपना फ्लो होना शुरू हो जाता है, यानी कि प्लास्टिक टू लिक्विड, प्लास्टिक यानी कि मोल्डेबल होता है, मोल्डेबल से फ्लोएबल में चला जाता है, सॉइल सॉइल अपना जो है शेयर स्ट्रेंथ कैपेसिटी जरा लूज कर जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये कैसे गारंटी अपैरेटस में हम क्या करते हैं, अलग अलग जो है मॉइस्चर कंटेंट के साथ में आप पेस्ट बनाते हैं और उसको उसको ब्लो दिया जाता है, और कितने पे वो जो है, वो जो एक वी ग्रूव हम बनाते हैं, कैसे कहते हैं, ये जो टूल है ना कैसे गारंटी ग्रूविंग टूल, इससे आप कट करते हैं, आप उसको ग्रूव कितने में कितने जोल्ट में क्लोज होता है, ये हम लोग देखते हैं। इसी तरह से प्लास्टिक लिमिट के लिए दोस्तों, प्लास्टिक लिमिट के लिए जो है हमारा जो है एक टेस्ट होता है, प्लास्टिक लिमिट टेस्ट। तो इसके अंदर आपने एक पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट के साथ में आपने जो है सॉइल का पीस लिया, फिर बाद में आप उसको जो फिंगर से उसको रोल करते हैं, इस प्रकार से रोल करते हैं, और किस पे वो जो है मॉइस्चर कंटेंट पे वो जो आप हाथ से रोल करते जाएंगे तो मॉइस्चर लॉस होते जाएगा। तो जिस पे वो टूट जाएगा, थ्रेड टूटने लगेगा, वो कंटेंट आपका मॉइस्चर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू दैट प्लास्टिक लिमिट बेसिकली आपको मिल जाया करता है। ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका अलग अलग हुआ करता है। ठीक है, अब इस पे दोस्तों ना जरा इस क्वेश्चन को मुझे अच्छी तरह से फ्रैंकली स्पीकिंग देखना पड़ेगा सारे ऑप्शंस को ट्राई करके, कि इसमें जो उन्होंने दिया गया है फ्लो कर्व के बारे में, उस बारे में मुझे जरा देखना पड़ेगा, उसके बाद में मैं कमेंट कर पाऊंगा। आई लव टू चेक इट वंस, ये क्वेश्चन को मुझे देख। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम बाद में रिव्यू करेंगे एक बार, 46 नंबर को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिटार्डर यूज इन कंक्रीट टू डिले द सेटिंग टाइम स्पेशली इन हॉट वेदर। तो आप इसमें से जितनी भी चीजें देखेंगे ना, तो इसमें से रिटार्डर सिर्फ और सिर्फ जिप्सम है।
सिर्फ और सिर्फ जिप्सम यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग, रिटार्डर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सिलिका फ्यूम आपका एज ए फिलर मटेरियल आप इसको यूज करते हैं, आपका ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। एल्यूमिनियम पाउडर जो आपका होता है वो एक्ट्स एज अ लाइक एयर एंट्रेनिंग एजेंट काम करता है। कैल्शियम क्लोराइड आपका, जहाँ तक मुझे ध्यान में है, शायद एक एक्सीलरेटर का काम करता है, ऐसा कुछ तो है। लेकिन जिप्सम जो है रिटार्डर का काम करता है कि नहीं? तो जिप्सम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ वॉकिंग ऑफ 72 स्टोन आरजेम इन टेंजेंट ट्रैक। टेंजेंट ट्रैक यानी स्ट्रेट ट्रैक, इसमें आरजेम की स्पीड क्या है? 20, 10, 15 या 25? इसको जरा सा एक बार देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों यूं तो ये क्वेश्चन जो है पिछले बार के पेपर जो है आपका जो पिछला एलडीसी से ही लिया गया था। लेकिन ये यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, जो अभी हमारा जो करेक्शन स्लिप वगैरह के माध्यम से जो नया चैप्टर नंबर 5 है, तो ग्राइंड साइकिल के बारे में। तो यहाँ पे उन्होंने किसके लिए दिया है? 96 और ये दोनों के लिए दिया है। तो 72 के लिए क्या है? टेंजेंट ट्रैक यानी कि स्ट्रेट ट्रैक हुआ करता है। तो इसमें स्पीड कितनी है? 15 kmph। एवरीवेयर यू सी इट इज 15 kmph। और बाकी कर्व के अंदर देखिए आप, माइल्ड कर्व हो, शार्प कर्व हो, कुछ भी, तो 18 kmph है। तो ये तो हो गया आपका 15 kmph, बिल्कुल 72 स्टोन के लिए 15 kmph फॉर टेंजेंट ट्रैक। अगर यही अगर आपको इसके लिए पूछता था, 96 स्टोन के लिए पूछता था, तो यहाँ पर वो 22 kmph तक जा रहा है। हाँ, इट इज गोइंग अप टू 22 kmph। देखिए यहाँ पर ये सब 96 के हैं। ठीक है, तो ये स्पीड आपका 15 kmph टेंजेंट ट्रैक के लिए बिल्कुल सही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट प्रोविजन ऑफ IRPW फॉर रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस इफ रियल टेम्परेचर आफ्टर द मेंटेनेंस ऑपरेशन एक्सीड TD प्लस 20 सेंटीग्रेड। तो आपको देखिए अब यहाँ पर ये इसमें पूरा का पूरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन गड़बड़ कहाँ है? पहले वाले में, इफ टेम्परेचर आफ्टर द मेंटेनेंस ऑपरेशन एक्सीड TD प्लस 20 फॉर कन्वेंशनल, TD प्लस 20 फॉर वाइडर बेस स्लीपर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंसर्न, देन स्पीड रेस्ट्रिक्शन 30 kmph उन्होंने लिखा है, वो गलत है। 50 kmph का कॉस्ट ऑर्डर हम लगाते हैं अगर आपका साधारण स्लीपर में TD प्लस 20 और वाइडर में TD प्लस 25 के ऊपर टेम्परेचर जाता है, तो जहां पर कंसोलिडेशन नहीं हुआ, हम लोग कॉस्ट ऑर्डर 50 का लगा दिया। इन्होंने 30 लिखा, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हुआ। फिर बाद में कहा है कि एट नो टाइम्स नॉट मोर देन 50 स्लीपर्स एंड कंडीशन शैल बी ओपन। 15 ही है, वो 15 है, 15 से ज्यादा नहीं खोलते हैं। टैंपिंग इन LWS विद जनरल लिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 75 mm। 75 mm से टैंपिंग लिफ्ट का जनरल लिफ्ट कितना mm होता है? व्हाट इज द जनरल लिफ्ट ट्रैक मशीन में? मेरे ख्याल से 25 mm होता है, या 75 लिखा है। तो थोड़ा सा इन्होंने क्या किया आपको पता है? ये पेपर लोगों को टफ क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने उसको कहीं पढ़ा होगा, तो सेंटेंसेस मैच हो रहे, नंबर में हेरा फेरी कर दिया उन्होंने, नंबर्स में उन्होंने हेरा फेरी कर दिया है ना। तो ये यहाँ पर 15 का 50 हो गया, यहाँ पे नो नॉट मोर 20 या 25 वैल्यू कुछ है यहाँ पे, लेकिन 75 लिख दिया। यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। फॉर LWR ऑन वाइडर बेस स्लीपर रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस शैल बी कंटिन्यू टू हाल व्हेन द रियल टेम्परेचर इज बियॉन्ड TD प्लस 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी TD प्लस 15 to TD-30। ये बिल्कुल सही है। बाकी में यहाँ पे 50 होता तो ये सही होता था, यहाँ 30 लिखा है उन्होंने, यहाँ पे 15 होता तो ये सही होता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे किया है आंसर, बाकी सही दिया है। यूज ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ILD इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स सपोर्ट ऑफ अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L। ये मैंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके बताया था कि आपका जो है फिक्स सपोर्ट पे जो है आपका वैल्यू 0 रहेगा, और फ्री एंड पे इसका वैल्यू ट्राइंगल का पूरा L रहेगा। यानी कि आपका बीम यहाँ पे कैंटिलीवर है, आपकी कैंटिलीवर बीम है, ये इस प्रकार से है कि नहीं? तो यहाँ पे जब आपका यूनिट लोड ट्रैवल करेगा, तो ये जब लोड यहाँ पर आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू देगा आपका बेंडिंग मोमेंट का। देखिए आप सपोर्ट ILD किसके लिए ले रहे हैं? ILD आप ले रहे हैं बेंडिंग मोमेंट का सपोर्ट पे आप ILD ले रहे हैं। तो इस सपोर्ट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब आएगा? जब वो फ्री एंड पे जाएगा, और जब सपोर्ट के ऊपर ही आ जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। वही लिखा है, अ लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन विद एन ऑर्डिनेट ऑफ 0 एट द फिक्स्ड सपोर्ट एंड L एट द फिक्स्ड एंड। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, इन कॉन्क्रीट मिक्सिंग प्रोपोर्शन विद वाटर सीमेंट रेशियो प्राइमरी स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन विच टू फैक्टर। ये तो सबका लॉजिक के वजह से आप मालूम है कि जो आप वाटर सीमेंट रेशियो किसके हिसाब से लिया जाता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। आपका जितना आपका ये कहेंगे हम लोग कि
वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका लॉस हो जाता है कि नहीं? 5% अगर आपने वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ा दिया तो स्ट्रेंथ आपका 20-25% से कम हो जाती है। ठीक है ना? इतना ज्यादा फर्क पड़ता है ड्यूरेबिलिटी और दोनों का। ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी अच्छी होगी, वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा होगा, लेकिन स्ट्रक्चर पोरस होगा, ड्यूरेबिलिटी कम होगी। वाटर सीमेंट कम होगा, स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा आएगी, वाइस वर्सा। ठीक है, नेक्स्ट। स्लिप साइडिंग इज प्रोवाइड एट द स्टेशन इन द नेबरहुड ऑफ एन इंक्लाइन और फॉलिंग ग्रेडियंट स्टीपर देन। स्लिप साइडिंग कब प्रोवाइड करते हैं? इन द डायरेक्शन फ्रॉम स्टेशन। तो इसका आंसर क्या है? अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहाँ पर सभी को पता होगा कि ये दोनों नहीं है। अब डाउट इसी में रहा होगा, 1 in 80 है कि 1 in 100 है। ठीक है, तो इसके अंदर फिक्स वैल्यू है बेसिकली, स्लिप साइडिंग के लिए 1 in 100 है, और कैश साइडिंग के लिए क्या है? 1 in 80 है। करेक्ट, कैश साइडिंग के लिए 1 in 80 है, स्लिप साइडिंग के लिए 1 in 100 है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कैश साइडिंग, हाँ ये पूछ सकते थे, वो उन्होंने नहीं पूछा। ये आपकी घाट में गाड़ी यहाँ से आ रही, यहाँ से जा रही, तो घाट में रोल डाउन होके ना चली जाए, इसके लिए हम लोग कैश साइडिंग देते हैं। कैश साइडिंग देते हैं। करेक्ट। और जो गाड़ी यहाँ से आ रही है, नीचे से ऊपर आ रही है, नीचे से ऊपर आ रही है, अब यहाँ पे स्टेशन पे इसको स्टेबल किया है, ये रोल डाउन होके फिर से सेक्शन में पीछे ना चली जाए, तो इसके लिए क्या किया जाता है? यहाँ पर या जहाँ पर भी पॉसिबल, जैसा भी होगा, क्या किया जाता है? एक स्लिप साइडिंग दे दी जाती है, ऐसे बोल देंगे। ठीक है, तो गाड़ी अगर रोल डाउन होके गई तो स्लिप साइडिंग है, और यहाँ पर गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल अगर चली गई, उसको सिग्नल नहीं दिया था तो भी आगे बढ़ रहा, तो कैश साइडिंग में गाड़ी चली जाती है। तो ये आपका होता है 1 in 80। कैश साइडिंग आपका जो है ज्यादा स्टीप होता है बेसिकली, 1 in 80। और स्लिप साइडिंग हम बनाते हैं 1 in 100, 1 in 100 के हिसाब से। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिक्वायर सीआरएस सैंक्शन? सीआरएस का सैंक्शन किसके लिए लगेगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जितने भी ऑप्शंस है, ये रीबिल्डिंग का, पहले देखो इन चीजों में, इनमें से कुछ चीजों में सीआरएस सैंक्शन लगता था, लेकिन जो करेक्शन स्लिप, जो हमारी IRPWM 2020 थी, उसमें करेक्शन स्लिप नंबर 9 से उन्होंने काफी चेंजेस कर दिया था। करेक्शन स्लिप नंबर 9 ऑफ IRPWM 2020, वहां उन्होंने चेंज किया था। तो अब आपको जो है रीमॉडलिंग ऑफ यार्ड वगैरह जो होगा ना, उसके लिए सीआर सैंक्शन लगेगा। लेकिन रीबिल्डिंग का काम है, रीगटरिंग, स्ट्रेंथनिंग, इसमें सीआर सैंक्शन नहीं लगता है। ऐसी मैन लेवल क्रॉसिंग को एलिमिनेट करने के लिए भी नहीं लगता, रीमॉडलिंग ऑफ यार्ड के लिए आपको सीआर सैंक्शन लगता है। ठीक है, नेक्स्ट। इन मैनिंग्स फॉर्मूला फॉर ओपन चैनल फ्लो, अब ये देखो फॉर्मूला जिसको याद होगा वो आंसर बताएगा। V इक्वल्स 1/n R⁻²/3 S⁻²1/2। तो यहाँ पर ये हाइड्रोलिक रेडियस के लिए था ना, हाइड्रोलिक रेडियस के लिए जो है इसको आर को इस्तेमाल किया गया था। बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ऑल द न्यू वेल्डेड जॉइंट शैल बी अल्ट्रासोनिक टेस्टेड विद इन, सबको पता है कि नई वेल्डिंग जब होती है तो उसको टेस्टिंग उसे कितने दिन के अंदर होनी चाहिए, आपको ये सब भी मैनुअल में दिया गया है। क्या है? 30 दिन, 30 दिन के अंदर अंदर इट हैज टू बी अल्ट्रासोनिकली टेस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट है, एज पर द गाइडलाइंस फॉर यूज ऑफ HSFG बोल्ट्स ऑन ब्रिज ऑन इंडियन रेलवे, कैपेसिटी ऑफ जॉइंट इज टू बी कंप्यूटेड using a factor of safety of 2. Surface blast clean aluminum spray metallized friction type joint consists of two plates connected with two cover plates on each side using two HSFG bolts on each side. Total 4 bolts. If the minimum bolt tension is 250 kilonewton, the safe axle load carrying capacity of the joint will be. एक्चुअली डिजाइन का एक थोड़ा सा क्वेश्चन है बेसिकली दोस्तों ये। दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से बनता है, इस क्वेश्चन को हम बाद में एनालाइज करके आपके सामने लाएंगे, ये क्वेश्चन को हमें जरा करना पड़ेगा, उसके बाद में देखना पड़ेगा इसका आंसर किस प्रकार से 450 आता है। वो बेरिंग एरिया और आपका जो है शेयरिंग दोनों के लिए ना, उसमें से देख के आपको निकालना पड़ेगा स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ अ जॉइंट बेसिकली, स्टील स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है वो। सैग करेक्शन इन चेनिंग इज ऑलवेज, देखिए अब ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था, हमने आपको जब पढ़ाया था, हमने जो क्वेश्चन रखा था हमारे टेस्ट में, हमने उसमें जो है सैगिंग की वजह से एरर के बारे में बात की थी। तो सैगिंग में एरर का हमेशा हमेशा क्या होता है?
जब भी सैग होगा तो एरर हमारा क्यूमुलेटिव होता है। ये हमारे पास क्वेश्चन था, होना ऐसा चाहिए, ऐसा हो रहा तो आपका एरर, एरर इज पॉजिटिव, एरर इज पॉजिटिव, लेकिन करेक्शन क्या करना पड़ेगा, इसका ऑपोजिट में करना पड़ता है, तो करेक्शन विल बी नेगेटिव। तो ये आंसर बिल्कुल उन्होंने सही दिया है, दिस इज वेरी मच करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लेवल क्रॉसिंग, वन स्पीड ब्रेकर शुड बी एट आइदर एंड ऑफ द एलसी एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। नहीं भाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मैनुअल का ही है, लेकिन डिस्टेंस अबाउट 50 मीटर नहीं है, 20 मीटर पे दिया है। ठीक है, फिर बाद में पीरियोडिकल सेंसस लेवल क्रॉसिंग पे लगा हर 3 साल में होता है, बिल्कुल सही बात है। और 3 7 दिन तक का तो ये भी सही बात है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं, क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है। और अगर आपका एलसी के अंदर चक्र नहीं फिक्स कर पाए किसी कारण से, और गाड़ी पास करना है, तो स्पीड रेसिंग इन्होंने 10 लिखा है, होना चाहिए था 30, है कि नहीं। और जो आपका विसल बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहाँ पे 1200 पे नहीं लगता है, 600 पे लगता है, तो उन्होंने इसको वैल्यूज को जरा चेंज कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ली चैटलेर apparatus यूज फॉर साउंडनेस ऑफ द सीमेंट ना। अगर आपको याद होगा, मैंने आप लोग को एक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ जितने भी टाइप के सिविल इंजीनियरिंग में लैब टेस्ट हुआ करते हैं, उसके ऊपर मैंने एक एमसीक्यू बना के आप लोगों को दिया था। ठीक है, मुझे अंदाजा था कि एक आधा तो वो पूछेंगे जरूर, तो उसमें से ये एक आ गया, ली चैटलियर टेस्ट। मैंने आपको कई बार इसको पढ़ाया भी है, इस तरीके का हुआ करता है ये। विभाग में दो टोंग्स हुआ करते हैं अंदर, ये फ्री लाइन वगैरह कंटेंट निकालने के लिए बेसिकली होता है, कि जब वो एक्सपांड वगैरह होगा तो ये डिस्टेंस क्या है। मैंने डायग्राम सही नहीं बनाया मैंने, लेकिन ये इसके टोंग्स कुछ इसी प्रकार से सीधे सीधे बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, उनको मेजर करते हैं, तो ये साउंडनेस के लिए ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एज पर आई एस 456 लिमिट स्टेट डिजाइन फॉर 6 mm बार इन कॉन्क्रीट विद डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस 1.5। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको याद होगा फॉर्मूला इसका क्या था, डेवलपमेंट लेंथ एल डी इक्वल्स सिग्मा इंटू फाइव अपॉन 4 टाउ बी डी, ऐसा कुछ तो फॉर्मूला है ना, ऐसी कुछ है दोस्तों, समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू आप डाल देंगे, फाइव की वैल्यू आप डाल देंगे, और ये, तो ये यहाँ से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। सॉल्व करने की चीज है, ठीक है ना। ये इसको सॉल्व करके देखने की चीज है दोस्तों, मुझे अभी ध्यान में नहीं है। फाइव सिग्मा अपन 4 टाउ बी डी बराबर ना, यही फॉर्मूला मैंने बोला ना, 5 सिग्मा अपन 4 टाउ बी डी से आप इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, यहाँ पर दोस्तों अब क्या है, सिग्मा जो रहेगा, सिग्मा जो रहेगा Fe415 स्टील है, तो ये आपको सिग्मा आप क्या लेते हैं इसको, सिग्मा आप क्या लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इट विल बिकम, जहां तक मुझे ध्यान में, इट विल बिकम 0.87 FY ना, 0.87 FY। अब एफ का FY की वैल्यू आपकी कितनी, 415, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला था ये, 0.87 इंटू 415 आप करेंगे, करके देख लीजिएगा, या मैं 1 मिनट अभी कर ही लेता हूँ। दोस्तों बिल्कुल सही मैंने आपको बताया, ठीक है नहीं। तो इसका आंसर, इसका इसके अंदर ट्रैप यही था दोस्तों, कि ये पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर किसी को अगर फॉर्मूला याद भी रहा होगा, और अगर उसने 0.87 FY ध्यान में नहीं रहा होगा, तो उसने गड़बड़ किया होगा। अगर आप ये इसको नहीं लेते ना, 0.87 नहीं लेते, तो आपको आंसर मेरे ख्याल से 415 के आसपास आता है। लेकिन ये मेन कन्वर्जन इसमें 0.87 FY आपको ध्यान में रखना था, ठीक है ना। लिमिट स्टेट मेथड के अंदर हम लोग 0.87 FY हम लोग रखते हैं ना, तो ये ध्यान में रखने की चीज थी, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ग्रेड 90 किस ग्रेड इज इक्विवेलेंट टू, इत सबको मालूम 880 मेगा पास्कल, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट, रेल्स विथ करोजन मोर देन, आपके मैनुअल में दिया 1.5 वेबर फुट में, रिन्यूअल के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट है, ऑल द फिनिश्ड फ्लैश बट वेल्डेड जॉइंट्स टॉप टेबल सरफेस ऑफ न्यू रेल्स शुड बी विद इन द टॉलरेंस। ये जरा देखने की चीज है दोस्तों, कि क्या दिया है कि जो फ्लैश बट वेल्डेड होती है, तो उसका जो टॉप टेबल सरफेस का जो है, उसका टॉलरेंस कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर एच से। तो दोस्तों इन्होंने सही दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको पहले क्वेश्चन आपको दिखाया था, ऑल द फिनिश्ड फ्लैश बट वेल्ड जॉइंट्स टॉप टेबल सरफेस ऑफ न्यू रेल। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ये देखिए, फिनिशिंग ऑफ टॉप टेबल सरफेस +0.2 और पॉइंट -0.00, तो इसमें ये +0.3 एंड +0.2, इस तरह इसमें है कि ये 1 मीटर के स्ट्रेट एज के ऊपर वर्टिकल मिसअलाइनमेंट हम देखते तो 0.3 है, और फिनिशिंग ऑफ टॉप टेबल सरफेस ये +0.2 है।
ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका, ये मैंने आपको फ्लैश बट वेल्डिंग मैनुअल का एनेक्चर नंबर 4 पैरा नंबर 8 जो है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो आंसर का +0.2 -0.0 बिल्कुल ही करेक्ट उन्होंने दिया हुआ है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। दिस आंसर इज वेरी मच करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when prolonging a straight line with a theodolite that is not in perfect adjustment, which method is used to eliminate errors caused by horizontal axis not being perpendicular to the vertical axis? अगेन मैंने जो डायग्राम भी इसमें आपको बताया था उसके से आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर। तो इसका आंसर मेथड ऑफ डबल साइटिंग ही है। जब आपको एक स्ट्रेट लाइन है, आपको एक्सटेंड करना है, लेकिन हमें ये पता है कि भाई एडजस्टमेंट इसका बराबर नहीं है, परफेक्ट एडजस्टमेंट नहीं है, तो एरर को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, मेथड ऑफ डबल साइटिंग करते हैं। एक बार देखा, घुमाया, फिर बाद में देखेंगे, तो एरर एलिमिनेट जितना आप उसको रिपीट करते हैं, एरर आपका एलिमिनेट हो जाता है। डबल सेटिंग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। हमने आपको पढ़ाया ऑलरेडी कि ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन, हमने आपको, अगर आपको याद होगा कि शुरुआत में आपकी जो क्लोरीन डिमांड हुआ करती है, आपकी जो शुरुआत में क्लोरीन डिमांड हुआ करती है, इनिशियली इट इंक्रीजेस, इंक्रीज होता है, उसके बाद में वो नीचे जाता है, फिर उसके बाद में फिर एक पर्टिकुलर स्टेज पे आने के बाद वो फिर इस तरीके से शूट होके चला जाता है। तो ये जो पॉइंट है ये आपका ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन है। ठीक है, यानी कि ये पहले क्या होता है कि आपका क्लोरीन जो है आपने ऐड करते चलेगा, जर्म्स ने एक्ट करना भी शुरू नहीं किया, जर्म्स जब उसे फाइट करने लगते पैथोजन से, क्लोरीन एक्ट करते, तो क्या होता है कि वो उसको एब्जॉर्ब करते जाते हैं, तो क्लोरीन आपका कम होते 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 चला जाता है। यानी कि ये जो पोर्शन है इसके अंदर एक्चुअल में डिसइंफेक्शन एक्शन हो रहा है, डिसइंफेक्शन एक्शन एक्चुअल में यहाँ पर हो रहा है। फिर इसके बाद में दोस्तों, इस पॉइंट के बाद में जो है ना, वापस से आपकी फ्री क्लोरीन आपकी बचने लगती है, तो रेसिडुअल क्लोरीन इसके आगे। तो ब्रेक पॉइंट क्लोरीन अचीव व्हेन कंबाइंड क्लोरीन इज डिस्ट्रॉयड एंड फ्री क्लोरीन बिगिंस टू अपीयर। यानी इस स्टेज के बाद में आपको फ्री क्लोरीन आपको नजर आने लगती है। तो यही होता है आपका ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मशीन कस्ट बलास्ट 60। तो बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, विदाउट एनी पेमेंट डिडक्शन 55%, है कि नहीं, सॉरी 5%। हाँ, ये थोड़ा यहाँ पे इंग्लिश हिंदी के हिसाब से इन्होंने दे रखा है ना, कंफ्यूजन हो जा रहा है। 5%, 55% नहीं, 60 अप टू 5%, देर इज नो पेमेंट डिडक्शन, मोर देन 5% अप टू 10%, 5% डिडक्शन मोर देन 10% जो है आपका, जो है मोर देन, जो है 10% इट इज रिजेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, टंगरेल में भी क्लासिफाइड एज वोन। ये आपका जो करेक्शन स्लिप के माध्यम से आया था कि जो पहले तो ये था कि 1 मीटर के अंदर जो है 200 mm का चिपिंग क्यूमुलेटिव अगर हो गया तो चाहे वो कोई भी टाइप की क्रॉसिंग हो, वो क्राइटेरिया था टंगरेल को डैमेज या डिक्लेयर करना या रिप्लेसमेंट की क्राइटेरिया था। लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया। अब क्या है कि अगर आपका 2 मीटर के अंदर अगर 200 mm का क्यूमुलेटिव होता है, 1 in 12 एंड 1 in 16, तो उसके लिए है, और 1 in 8.5 के लिए आपका वही है 1 मीटर के अंदर 200 mm। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने थोड़ा सा गुमराह किया है। इट इज चिप्ड और क्रैक्ड ओवर स्मॉल लेंथ एग्रीगेटेड 200 mm विद इन डिस्टेंस ऑफ 1000 mm फ्रॉम एटीएस इन केस ऑफ 1 in 16। नहीं, 1000 नहीं है 1 in 16 के लिए, इट इज 2000। It is chipped crack over continuous length exceeding 200 mm and within a distance of 1000 mm in case of 12, 1 in 12 में भी उन्होंने यही कह दिया कि 1 in 12 में भी 1000 mm नहीं, ये भी पहले की चीजें थी, ये नहीं है। फिर यहाँ पर भी कहा कि चिप लेंथ पर टंगरेल हैज worn out for a depth more than 10 mm over a continuous length of 100 mm। और देखो यहाँ पे सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है, कंटिन्यूस लेंथ ऑफ 200 mm होना चाहिए था ना। तो ये चिप लेंथ हम कह सकते थे गलत। यहाँ पर इट इज चिप्ड और क्रैक्ड और स्मॉल लेंथ एग्रीगेट 200 mm विद डिस्टेंस ऑफ, विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 1000 mm। बस 1 in 8.5 में 1000 mm के अंदर 200 mm का हुआ, तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर सही है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सॉइल हैज अ बल्क डेंसिटी ऑफ 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट 10%, ड्राई डेंसिटी। शायद ये मैंने आप लोग को पहले भी कराया था, गामा डी इक्वल्स गामा अपॉन 1+W ना। अभी हमने मेमोरी बेस में भी कराया, और इसके पहले भी हम लोगों ने हमारे सेशंस में ये न्यूमेरिकल लिया हुआ है कई बार। ठीक है, तो बल्क डेंसिटी आपकी 22 है, वाटर कंटेंट 1+0.1 ना, तो ये हो जाएगा 1.1। तो ये बहुत इजी है, 22 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 1.1। तो 1.1 को इसका ऐसा लिख सकते हैं, 22 डिवाइड बाय
11/10 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो आप। तो 11 2 जा 20, टू 2 इंटू 10 20, आंसर इसका 20 आता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही करेक्ट है दोस्तों। ये हमने आपको पहले भी करवाया भी था, अभी फिर से रिपीट होके क्वेश्चंस आ गए हैं, एग्जाम में भी पूछ लिया है सेम चीज। हो सकता है कि वैल्यूज हमने जो लिए होगी वो अलग होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट फॉर्मूला सब कुछ सेम। नेक्स्ट, रिटेंशन ऑफ डैश परसेंट मशीन कस बलास 40 mm पे, तो सभी जानते हैं हम 40 to 60% होना चाहिए 40 वाले के अंदर, बगैर कोई पेमेंट डिडक्शन के। लेस देन 40% हम रिजेक्ट करते हैं बलास को। मोर देन 60% अप टू 65%, 5% पेनल्टी। मोर देन 65 अप टू 70%, 10% पेनल्टी। मोर देन 70% वी रिजेक्ट द बलास्ट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन सर्विंग ऑन अ स्लोप, इन सर्विंग ऑन अ स्लोप ऑफ 1 in 20, मेजर स्लोप डिस्टेंस इज 100 मीटर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी। ये मैंने आपको कराया था दोस्तों, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में हमने कराया था ना। ये यही क्वेश्चन को हमने मेमोरी बेस में लिया था, तो 1 in 100 का ये इस तरीके से यहाँ पर है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से या किस तरीके से तो शायद आपको बताया था ना कि भाई ये 20 मीटर है, ये 1 मीटर है। ये यहाँ पर हमारा, इसको हमने नाम दे दिया सर, फॉर एग्जाम्पल इसको पी दे दिया हमने। ठीक है, और ये हमारा 100 है। तो ये इसको तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर ये 1 है, ये 20 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये उसी प्रोपोर्शन में आ जाएगा ना। तो ये आपको सॉल्व करके आप आ जाता है ना। तो ये आपका आंसर, आंसर मैंने भी कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन लॉजिक यही है जो मैंने आपको बताया, इससे आप निकालेंगे। तो इसमें इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि लॉजिक की अगर मैं बात करूं एलिमिनेशन के लिए, कि जब स्लोप्ड डिस्टेंस 100 मीटर है, व्हेन स्लोप्ड डिस्टेंस इज 100 मीटर, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डेफिनेटली कम होने वाला है। तो आपकी ये दो क्वेश्चन, तो आप ये दो आपके आंसर तो चले गए, बचेगा ये 97 और 99। उसके लिए आपको एनालाइज करके देख लेना है कि दिस इज 1 मीटर पे 20 मीटर है, तो पी पे कितना होगा, तो एक्स बाय पी हो जाएगा ना, एक्स बाय पी हो जाएगा, है कि नहीं, इट विल बिकम एक्स बाय पी, बराबर ना। समझ गए। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। हमने मेमोरी बेस में इसको करवाया था। ठीक है। फॉर द ब्लैंकेट मटेरियल यूज इन रेलवे एम्बैंकमेंट, ये भी उस दिन हमने देखा था, आपका जो है कौन सा था, G004 में आपने ही बताया था ना, G004 में CU मोर देन 7, CC 1 and C3 के बीच में रेलवे एम्बैंकमेंट के लिए होना चाहिए। नवंबर 2022 के पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। एज पर IS 456 वेरिएशन इन स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल क्यूब एंड एब्रेशन, जब मैंने आपको IS 456 पढ़ाया था, तो उसमें हमने बताया था आपको कि IS 456 में दिया है कि भाई +- 5% तक, सॉरी 15%, +- 15% तक वेरिएशन इज परमिसिबल है। आप IS 456 पे से देख लीजिएगा, ये वहां पे दिया गया है क्यूब स्ट्रेंथ के लिए, अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है बेसिकली। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस अचीव हायर एफिशिएंसी बिकॉज, activated sludge process achieves high efficiency because it maintains high microbial concentration। activated sludge process में होता क्या है दोस्तों, कि आपका जो स्लज होता है उसके अंदर जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड जो बैक्टीरिया का चार्ज होता है, उसको हम लोग वापस से सिस्टम के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि आपका वो प्रोसेस जो होता है आपका स्टेबलाइजेशन ऑफ आपका क्या कहेंगे सीवेज जल्दी होता है। इसको समझना बिल्कुल बहुत इजी है दोस्तों। जैसे कि कर्ड होता है ना, दही, योगर्ट, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट तो हम लोग यूज करते हैं ना। जैसे कि अगर मेरे पास दही है ना, आई एम हैविंग अ कर्ड एंड हैव टू मेक अ लाइक, और मुझे कर्ड बनाना है, तो हम क्या करते हैं कि जो पहले की जो कर्ड हमारे पास होती है, उसको एज अ कल्चर हम मिल्क के अंदर डाल देते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया का कल्चर होता है, वो कॉन्सेंट्रेट वो पूरे के पूरे दूध दूध के अंदर जो है उसको पहुंचा देता है, तो हमारी दही जम जाती है। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है, एक्टिवेटेड स्लज का है, यहाँ पे मैंने कर्ड के लिए बताया, ऐसे सीवेज के लिए है। जो स्लज, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में जब आपका जो बेसिकली जो स्लज आपका पीछे से निकला होता है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, आप उसको सिस्टम के अंदर फिर से डालते हैं, तो उससे हाई एफिशिएंसी मिलती है, इट इट मेंटेन्स हाई माइक्रोबियल कॉन्सेंट्रेशन। जैसे मैंने बोला ना कि अगर अगर दही जमाने के लिए ही हमने अभी बात किया, कर्ड के बारे में वी हैव टॉक्ड अबाउट, वहां पर भी आप देख लीजिए कि अगर कोई कर्ड का कल्चर थोड़ा डालेगा, दही बनाने में टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा रखा तो जल्दी हो जाएगा।
क्योंकि वो उसमें माइक्रोबियल कॉन्सेंट्रेशन जैसे यहाँ पे, वहां पे बैक्टीरियल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। ठीक है नहीं, सेम कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग पीपीसी पोजोलानिक पोर्टलैंड सीमेंट और ओपीसी इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में हम लोग खास करके पीपीसी हम लोग क्यों यूज, ये मैंने आपको को पढ़ाया था दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो हमने सब पढ़ाया था ये सब। वो पीपीसी में बेसिकली क्या होता है, पोजोलाना, पोजोलाना यानी फ्लाई ऐश, सिलिका फ्यूम जैसी चीजें हुआ करती है ना। तो ये क्या करते हैं हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि कंक्रीट के अंदर जब हम सीमेंट डालते हैं तो सीमेंट डालने के पीछे दो कॉन्सेप्ट होता है। एक तो आपका बाइंडिंग का काम होता है जो जिसके लिए हाइड्रेशन प्रोसेस होती है, दूसरा फिलर का काम करना होता है उसको। तो जो फिलर का काम जो होगा तो वो परसेंटेज आप, क्योंकि सीमेंट में अगर आप ज्यादा डालोगे एज अ फिलर भी आप सीमेंट डालते हैं हम लोग, जैसे ओपीसी में होता है, तो होता ये कि उसको हाइड्रेट होने के लिए आपको ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट लगता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती है तो वो स्ट्रक्चर मेरा क्रैक होता है। तो हम पीपीसी जब हम यूज करते हैं तो उसके अंदर पोजोलाना जब हम ऐड करते हैं, फ्लैश हम ऐड डालते हैं, तो वो फिलर का काम करता है। तो क्या होता है, उतना अमाउंट आपका एक्चुअल सीमेंट का कम हो जाता है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन आपका कम हो जाता है, स्ट्रक्चर क्रैक नहीं होता। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, डैम्स, वाटर टैंक एंड ऑल दीज थिंग्स, वहां पर हम लोग पीपीसी इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि इसमें क्रैक के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, स्टीपेस्ट परमिसिबल ग्रेडियंट इन एलडब्ल्यूआर इन जोन 2। बहुत हमने आपको ये जो है पढ़ा था IRPWM 2020, तो मेरे ख्याल से करेक्शन स्लिप नंबर 20 या 21 में आया था। काफी बड़ी करेक्शन स्लिप थी, चैप्टर नंबर 3 में रिवीजन हुआ था। उसमें पहले तो 1/100 ही मैक्सिमम ग्रेडियंट दिया था एलडब्ल्यूआर में। बाद में जोन 1 एंड 2 को जो है और उन्होंने जो है ग्रेडियंट जो है परमिसिबल किया था, कहाँ तक, 1/65 तक। 1 to 3 के लिए 1/65, 1/80 फॉर जोन 4, बराबर है। तो वही चीज है, जोन 2 के बारे में पूछा, स्टीपेस्ट परमिसिबल ग्रेडियंट इन एलडब्ल्यूआर इन जोन 2 इज 1/65, बराबर है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या दोस्तों? किसी ने मुझसे पूछा था इसके बारे में कि सर ये क्वेश्चन बराबर है क्या, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बराबर है। जोन 4 के लिए ही सिर्फ दोस्तों इट वॉज 1/80, अदरवाइज 1/65। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल ही क्लियर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, टेस्ट लोड इन रूटीन पाइल लोड टेस्ट इज जनरली टेकन अप टू, ये हमने आपको पढ़ाया था 1.5 टाइम्स ऑफ द वर्किंग लोड ना, हमारे टेस्ट में भी था 1.5 टाइम्स वर्किंग लोड था। टेस्ट लोड इन रूटीन पाइल लोड टेस्ट इज जनरली अप टू 1.5 टाइम्स वर्किंग लोड। ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर रेक्टेंगुलर ओपन चैनल टू बी मोस्ट इकोनॉमिकल, ये भी हमने कराया है अगर आपको याद होगा। तो ये क्या था, B = 2y है ना, डेप्थ से ज्यादा, ये इस तरीके से ले लीजिए, बी यानी कि आपका ब्रेथ और ये आपका वाई आपका डेप्थ। तो इकोनॉमिकल के लिए क्या होता है, B = 2y ना, फॉर रेक्टेंगुलर ओपन चैनल द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन विल बी B = 2y, B = 2y इसका होगा। ठीक है, यानी कि जब विड्थ ऑफ द चैनल इज डबल द डेप्थ, तब वो आपका सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन यानी कि मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर अ गिवन एरिया देता है। यानी कि एक अगर इसका एरिया मान के चलो कि हमने ले लिया कि कैसा बताऊं, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ले लेते 100, 100 ले लिया। अब अगर इसको रेक्टेंगुलर की जगह पे अगर हम इसको स्क्वायर बना दें, एरिया रिमेनिंग सेम, एरिया रिमेनिंग सेम, तो इकोनॉमिकल कौन सा होता है, ये वाला था। फॉर रेक्टेंगुलर ओपन चैनल द मोस्ट इकोनॉमिक सेक्शन इज व्हेन ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2y, यानी कि 2y टू वाई स्क्वायर इज 100। और अगर यहाँ पर हम ले लेंगे ये भी y ये भी y, और y² इक्वल्स 100, तो ये दोनों फर्क है ना, 2y² इक्वल्स 100, ये तो ये दोनों में फर्क है। तो ये मोस्ट इकोनॉमिकल हुआ करता है। आगे बात करेंगे हम लोग, अ कैंटिलीवर बीम विद 10 मीटर स्पैन is subjected to load 100 kg at the longitudinal center of the span. Choose the closest answer. ये भी हमने आपको करवाया था दोस्तों मेमोरी बेस के क्वेश्चन में। कैंटिलीवर बीम हमारी 10 मीटर की थी और उसके सेंटर में 100 किलो का लोड था, याद है आपको, 100 kg का लोड। तो यहाँ पे पूछा है, चूज द क्लोजेस्ट आंसर फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डेवलप। तो बेंडिंग देखिए, बीम आपकी 10 मीटर होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बीम आपकी 10 मीटर होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लोड 5 मीटर पर है तो ये पोर्शन में तो कोई बेंडिंग मोमेंट डेवलप नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इतना ही तो होगा। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक ही चीज है, लोड दिया है केजी में और आंसर किलोन्यूटन मीटर में।
तो 1 kg इक्वल्स 9.81 न्यूटन। ये कन्वर्जन फैक्टर याद होना था यहाँ पे आपको। लमसम में ले लिया 10 न्यूटन्स। ठीक है, तो 100 kg हो गया। 100 kg का है ना, 100 kg हो गया, तो आपका क्या हो गया, 100 × 10, तो वो 1000 न्यूटन हो गया। 1000 न्यूटन यानी कि 1 किलो न्यूटन। 1 किलो न्यूटन, तो 5 तो 100 kg की जगह मैं अगर ऐसा लिखूं 1 किलो न्यूटन, तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम W × L ना। ये देखो इतने ही तो बेंडिंग मोमेंट आएगा। बेंडिंग मोमेंट हमारा जो बनेगा यहाँ पर, इतने ही से बनेगा, बिकॉज ऑफ दिस लोड ट्रायंगुलर होगा ये आपका। और यहाँ पर क्या आएगा, W × L। व्हाट इज W? 1। डिस्टेंस कितना है, 5। तो 1 × 5, 1 × 5 कस कितना हो गया, 5 किलो न्यूटन मीटर। छोटा छोटा कन्वर्जन था दोस्तों, और कुछ भी नहीं था इसके अंदर ना, और कुछ भी नहीं था। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेट सरप्लस स्टोर। देखो इन्होंने, ये स्टोर का क्वेश्चन था लेकिन इन्होंने सेक्शन 1 में दे दिया था, है कि नहीं। एक मिनट, एक मिनट ना, अब ये पिछले क्वेश्चन के बारे में कोई पूछे, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। समवन इज आस्किंग, फाइ कहाँ से लिया आपने, फाइ कहाँ से लिया। देखो इन्होंने क्या कहा, अ कैंटिलीवर बीम विथ 10 मीटर स्पैन। कैंटिलीवर बीम यानी एक तरफ से सपोर्टेड है, 10 मीटर की हो गई, सब्जेक्टेड टू अ लोड 100 kg एट द लॉन्जिट्यूडनल सेंटर ऑफ द स्पैन। स्पैन के सेंटर में, तो 10 का आधा 5 ही तो हुआ। जब सेंटर में कहा तो 10 का आधा 5 सेंटर यही हुआ ना, तो वहां से फाइ आया। मैंने इंस्टेड ऑफ 10 लिखने के लिए, सेंटर मार्क करने के लिए, मैंने फाइ फाइ लिख दिया। ठीक है, तो फाइ इधर से आ गया, उसको कन्वर्ट हमने कर दिया, 1 किलो न्यूटन, 1 × 5, 5 किलोमीटर मीटर आ गया। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ में। चले, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। डेट सरप्लस स्टोर, हमने आपको बताया था कि डेट सरप्लस स्टोर जो हुआ करता है, जो 24 महीना जो है पास में इश्यू नहीं हुआ था, और अगले 24 महीने तक उसको इश्यू होने की कोई गुंजाइश भी नहीं है, उसको हम कहते हैं डेट सरप्लस स्टोर। ठीक है, हमारे जो है, जो स्टोर्स एंड मटेरियल मैनेजमेंट का हमने जो टेस्ट दिया था, उसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन थे, उसी में से आया हुआ ये क्वेश्चन। वैसे ही मतलब बेसिकली, उसमें से तो नहीं कह सकते, वैसे क्वेश्चन है बेसिकली। नेक्स्ट, व्हाट आर टू प्राइमरी गैस कंपोनेंट्स ऑफ स्लज गैस प्रोड्यूस बाय हेल्दी एनारोबिक डाइजेस्टर, जो आपका बायो, और क्या कहते हैं हम लोग उसको, बायोगैस। बायोगैस प्लांट जो होता है बेसिकली, तो उसमें एनारोबिक प्रोसेस ही तो होता है, तो वहां पे जो स्लज गैस जो होते हैं वो उसमें क्या रहता है, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। हमने स्कूल डेज में ही पढ़ा होगा, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है ये। ठीक है। अच्छा ये देखिए, पीछे के क्वेश्चन के अंदर ना, इस क्वेश्चन के अंदर लोग ना थोड़ा सा चक्कर खा रहे हैं, तो मैं इसको वापस से मैं बता देता हूँ। क्यों परेशान हो रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इन्होंने कहा कि इन कैंटिलीवर बीम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज W × L, तो दैट इज व्हाट आई एम आल्सो टेलिंग ना, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू W × L। W × L, तो हमने W निकाला ना दोस्तों। W कितना आया मेरा, 1 किलो न्यूटन। L कितना है, 5। अब आप दिमाग ये लगाओगे कि देखिए, ये क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है, मैं बताता हूँ। शायद मतलब आपके साथ में नहीं, मैं बोलूंगा कि कई लोगों के साथ में, कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनकी मैंने इस प्रकार की वीडियो देखा है, कि उन्होंने सिंपल ऐसा कर दिया, ऐसा लोड आया तो ऐसा ले लो, ऐसा लोड आया तो ऐसा आकार होगा, ये होगा। तो शॉर्टकट में नहीं होता दोस्तों, यहाँ पर लॉजिक लगाइए। W × L बराबर है, बट वेन वेर इज द लोड, वो तो देखो आप, फिक्स सपोर्ट से लोड कहाँ पर है, यही लोड यहाँ पर होता, यही लोड यहाँ पर होता, तो 1 × 10, 10 किलो न्यूटन मीटर आंसर होता था। लेकिन ये लोड कहाँ पर है, इट इज लोकेटेड एट 5 मीटर डिस्टेंस। तो मोमेंट क्या होगा, इतने में से जो मैंने आपको बताया ना, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स कितना, 1 किलो न्यूटन, डिस्टेंस कितना है, 5, 1 × 5, 5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है ना। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस केस के अंदर W L ही होगा, और वो 5 ही होगा, क्योंकि लोड यहाँ नहीं एक्ट कर रहा है, बल्कि कोई और जगह पे एक्ट कर रहा है, यानी कि मिड सेंटर ऑफ द बीम एक्ट कर रहा है। ठीक है। हाँ, L5 होगा, तो 1 × 5, 5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, 5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, एज पर IITMM, mesh size of screening unit
और बीसीएम, ये आपके ट्रैक मशीन मैनुअल में दिया गया, हमने आपको पढ़ाया भी था। ये इसका 28/50/80, मैंने आपको उस टाइम ये बताया था कि भाई हमारे सीव जो होती है वो 65/40 और 20 की होती है, लेकिन बीसीएम की मशीन के अंदर ये सीव साइज नहीं होती, मैंने आपको बताया था, है कि नहीं, कि मैक्सिमम साइज उसमें 80 का होता है, अलग अलग साइज मैंने आपको बताया था। इसके अंदर दोस्तों, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए 80 तो सब जगह दिया है। ट्रैप कहाँ था मालूम, इसको पहचानना कहाँ से था? दिस वन, ये 28 था, ये 28 था। तो इससे आप पहचान सकते थे, नहीं तो बाकी सब एक जैसे दिखते हैं। देखिए 25/50, ये देखो ना, लेकिन ये था। अक्सर लोग जिनको बिल्कुल नहीं आइडिया रहा होगा उनको बोला, ये सोचा होगा कि अरे 20 और 40 तो होता ही है, ऊपर वाला 80 हो सकता है, 65 की जगह 80 देते होंगे, नहीं। लेकिन ये है क्या, 28, 50 एंड 80। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द प्रोजेक्ट चूज द करेक्ट। अच्छा ठीक है, अब ये जो हमारा सीपीएम पार्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम लोग जो करते हैं उसका क्वेश्चन है कि नहीं? तो क्रिटिकल पार्ट मेथड और प्रोजेक्ट रीइवैल्यूएशन टेक्निक, है कि नहीं? तो उसका क्वेश्चन है, तो सीपीएम पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक एक चीज देखते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ देखिए, मॉनिटरिंग थ्रू द बार चार्ट इज मोस्ट सुटेबल टेक्निक फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैविंग अनसर्टेन। बार चार्ट से आप बड़े प्रोजेक्ट्स आप नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? उसके अंदर मुश्किल होती है आपको। लेकिन जो सीपीएम, अच्छा देखो, ये वाला जो है ना, in the PERT, critical path is first determined with most pessimistic estimate of time of the activities। ये PERT में नहीं होता है, बल्कि ये सीपीएम में होता है। In the critical path method, the critical path is first determined with most pessimistic estimate of time। तो ये जो PERT लिखा है वो सीपीएम के लिए था, तो अगर सीपीएम होता तो ये सही होता था, लेकिन क्योंकि PERT लिखा है इसलिए नहीं। नेक्स्ट, क्रिटिकल पाथ इज द पाथ ऑफ नेटवर्क हैविंग द हाईएस्ट लैग, नहीं। क्रिटिकल पाथ इज अ पाथ और नेटवर्क विच इज मोस्ट क्रिटिकल एज द नेम सजेस्ट। यानी कि ये एक्टिविटी में जरा भी आगे पीछे हुआ तो पूरा प्रोजेक्ट मेरा डिले हो जाएगा, यानी वो हम निकालते हैं। तो पर्ट इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक विच अकाउंट फॉर प्रोबेबिलिटीज, जो करेक्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। बाकी थोड़े थोड़े क्लोज क्लोज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटीग डिजाइन ऑफ वेल्डेड ब्रिज मेंबर्स इज बेस्ड ऑन। फटीग डिजाइन ऑफ वेल्डेड ब्रिज मेंबर्स इज बेस्ड ऑन स्ट्रेस रेंज, यील्ड, अल्टीमेट स्ट्रेस, एवरेज स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके लोड कितना आ रहा है। यील्ड स्ट्रेस, तो आपका जो है यील्डिंग स्ट्रेस तो प्लास्टिक स्टेट हो जाएगा, अल्टीमेट भी नहीं। तो ये बिल्कुल स्ट्रेस के आधार पर ही होता है फटिक डिजाइन। आप जो वेल्डेड गर्डर हम डिजाइन करते हैं, वो जो है वी आर नॉट डिजाइनिंग इट फॉर यील्ड स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस, बट वी आर डिजाइनिंग इज फॉर द गिवन स्ट्रेस रेंज। ठीक है, कुछ इसमें भी क्लैरिटी की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारा, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल अकर्स एट। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल अकर्स एट, ये मैंने आपको बताया कई बार, ये हमने आपको कई बार बताया है। दैट इज, ये आपका मॉइस्चर कंटेंट, वाटर कंटेंट, और ये आपका बल्क डेंसिटी। तो गामा डी आपको कहाँ मिलता है? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे ना। है मैक्सिमम अकर्स एट ओएमसी, यानी कि वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू दिस विल बी कॉल्ड एज ओएमसी, है कि नहीं? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलती है, गामा डी मैक्स। ठीक है, ये भी हमारा सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके आगे बढ़ेंगे, कोइजनलेस सॉइल डिराइव शियर स्ट्रेंथ मेनली फ्रॉम। कोइजनलेस सॉइल को हम लोग कौन सी सॉइल बोलते थे दोस्तों, याद है? फायर सॉइल, यानी एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। कोइजनलेस सॉइल का डायग्राम कैसा बनता है? ऐसा बनता है ना, फायर सॉइल हम बोलते हैं ना। और कोइजिव सॉइल, प्योरली कोइजिव सॉइल, वी कॉल इट एज इंटरसेप्ट, आपको यहाँ मिलता है सी, तो इसको सी सॉइल बोलते हैं। क्लेई सॉइल जो होती है दे आर कोहेजिव सॉइल। और तीसरी होती है हमारी सी फायर सॉइल, सी प्लस फाइव दोनों होता है उसके अंदर, सी भी होता है फाइव, तो ये इसको कहते हैं हम लोग सी फाइव सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कोइजनलेस सॉइल आपने शियर स्ट्रेंथ कहाँ से निकालती है? पोर प्रेशर, अधेजन, कोइजन, इंटरलॉकिंग। तो ये होता है आपका इंटरलॉकिंग फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है,
ओके दोस्तों, ये अभी हमने टेक्निकल पार्ट प्रोफेशनल पार्ट कर लिया, और जीके के पार्ट में एक ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 हमें यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें एक छोटा सा एम्बिग्विटी ये है कि इसका आंसर तो 26 दिसंबर बिल्कुल बराबर है, लेकिन दोस्तों हिंदी में 26 दिसंबर दो जगह दिया है, ऑप्शन नंबर ए में भी दिया है, ऑप्शन नंबर सी में भी दिया है। तो यहाँ पर ड्यूप्लीकेशन है, यहाँ पर क्या है, ड्यूप्लीकेशन, है ना, इनकरेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन जो है, मुझे ऐसा लगता है कि लाइक किसी ने अगर हिंदी में अटेम्प्ट किया होगा और उसने ऑप्शन सी लिया होगा, दिक्कत आती है। तो ये थोड़ा सा जो है दोस्तों एम्बिग्विटी वाला क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, डुप्लीकेशन आंसर इन हिंदी, हिंदी में है, इस तरीके से थोड़ा सा इसके अंदर है। करेक्ट आंसर 26 ही है, ठीक है ना ये। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 28 भी एक बार देखना पड़ेगा, जहां तक लग रहा है इसका आंसर प्रबोध होना चाहिए। इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, कि इसको एक, देख लेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो प्रवीण एक्सपर्ट्स के लिए बेसिकली हुआ करता है, प्रबोध इनिशियल वाले को लेता था। तो रीजन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिफाइंड अंडर हिंदी से इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रेन। तो ये सी रीजन के हिसाब से पूछा है उन्होंने, थोड़ा सा रीजन का उन्होंने मेंशन किया है, मोस्टली मुझे आंसर प्रबोध लगता है। इसके एक बार हम और एक बार चेक कर लेंगे। चलिए दोस्तों, ये कल नेक्स्ट सेशन में हम लोग 31 का पेपर देखेंगे। एक इस पेपर में भी कुछ क्वेश्चंस है, थोड़ी सी क्लैरिटी कुछ क्वेश्चंस पे रह गई थी, उसको भी हम देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, वीडियो पास इज एडमिसिबल टू द वीडियो ऑफ अ रेलवे सर हु हैड कंप्लीटेड हाउ मेनी इयर्स ऑफ सर्विसेज, किसके लिए है, ये जरा हमें देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के बारे में। मुझे इससे मिलता जुलता वीडियो पास के बारे में तो नहीं है, लेकिन नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट्री पीआरसी भी होता है ना, पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री क्लास, उसके लिए जरूर है कि भाई 20 साल की सर्विस होने के बाद में मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री पास। वैसा क्वेश्चन देखा, लेकिन वीडियो पास के साथ में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला नहीं है। वो हम देखेंगे, अगर इसमें कुछ मिलता है तो आने वाले सेशन में हम लोग उसको ले लेंगे, ठीक है।